नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस 2025 की ऑफिशियल वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ सकता है जनवरी 2025 के स्टार्टिंग में। और जैसा कि इस बार से आयोग ने भाई डिसाइड किया है कि 1 साल के अंदर ही वैकेंसी पूरी करानी है। इसका मतलब अब हर बार यूपी पीसीएस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया करेगा जनवरी के स्टार्टिंग में, ठीक है। उसका प्रीलिम्स एग्जाम करीबन मार्च अप्रैल में हुआ करेगा, उसका मेंस एग्जाम करीबन जुलाई अगस्त में हुआ करेगा, और फाइनली उसका जो है इंटरव्यू करीबन सितंबर अक्टूबर तक करा के ईयर के एंड तक रिजल्ट भी दे दिया करेंगे। तो यूपी पीएससी आयोग बहुत ही ज्यादा डायनामिक बन चुका है, बहुत बड़े बड़े चेंजेस लगातार लेता जा रहा है। अगर किसी को भी पीसीएस की तैयारी करनी है उसके लिए ये स्ट्रेटेजी वीडियो है। सब कुछ इसमें बताया गया है कि भाई पीसीएस का सिलेबस क्या होता है, तैयारी में कितना टाइम आपको देना चाहिए, 3 स्टेज स्ट्रेटेजी क्या है, कौन कौन सी टाइप की पोस्ट होती हैं, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या होता है, ठीक है। प्रीलिम्स की और मेंस की तैयारी एक साथ कैसे करें, ठीक है। सारी चीजें इसमें मैं बताने जा रहा हूं, पूरी स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा वीडियो जरूर सुन लीजिएगा। जिन जिन लोगों को यूपी पीसीएस 2025 की तैयारी पूरी अभी से शुरुआत करनी है और इस तरह से करनी है कि सिर्फ और सिर्फ उनका टारगेट है सिलेक्शन लेना। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि भाई इस एग्जाम का यूपी पीसीएस का पैटर्न क्या है। ये 3 स्टेज की प्रोसेस है। सबसे पहले होता है प्रीलिम्स, ये एक एलिमिनेशन स्टेज है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आयोग ये चेक करता है कि भाई कौन कौन से लोग मेंस दे रहे हैं, और प्रीलिम्स के मार्क्स कभी भी रैंकिंग जो फाइनल रैंकिंग होती है उसमें नहीं जोड़े जाते हैं। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक होता है जीएस का, एक होता है सीसेट का। जीएस में 150 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, और जीएस वाले पेपर से ही कट ऑफ होता है। सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। सीसेट दूसरा पेपर होता है प्रीलिम्स का, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। उसी में 100 क्वेश्चन में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंटरपर्सनल स्किल आता है। लेकिन सीसेट वाले में 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है, 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है, और सीसेट वाला पेपर हमेशा क्वालिफाइंग होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि भाई उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 33% नंबर लाने हैं बस। सीसेट के पेपर में सिर्फ उतना ही करना है जितने से आपका क्वालिफाई हो सके, उससे ज्यादा उसमें नहीं करना है। तो ये हो गया पूरा प्री। लेकिन प्री के मार्क्स से फाइनल रैंक नहीं मिलती है। जितनी भी पीसीएस की पोस्ट है सबके लिए मैं बता रहा हूं, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, 3 स्टेज की प्रोसेस है। जब आप लोग प्री में सिलेक्ट हो जाते हैं, प्री में कितने लोग सिलेक्ट होंगे ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। जितनी भी वैकेंसी आती हैं उनका सिर्फ 15 गुना लोग प्री में सिलेक्ट किए जाते हैं, ठीक। तो 15 गुना लोग प्री में सिलेक्ट होकर मेंस में चले जाते हैं। मेंस में है 1500 नंबर, यही सब कुछ है, यही पूरी कृपा अटकी है, ठीक है। मेंस में क्या होता है कि जीएस 1 से लेकर 6 तक के 6 पेपर होते हैं। हर पेपर 200 नंबर का होता है और करीबन उसमें 20-20 सवाल आते हैं। 8-8 नंबर के 10 और 12-12 नंबर के 10, 125 वर्ड के 8 नंबर वाले होते हैं, 200 वर्ड के 12 नंबर वाले होते हैं। तो 6 पेपर हो गए जीएस के, यानी कि 1200 नंबर के, 200 नंबर का हर एक पेपर। 150 का ए से 150 का सामान्य हिंदी। यहां पे ये जरूरी बात समझने की है कि सामान्य हिंदी जो मेंस में पेपर होता है पीसीएस में, इसके मार्क्स फाइनल रैंकिंग में इंक्लूड किए जाते हैं। तो 1500 नंबर का यहां पे इस तरह से मेंस हो गया, 1200 का जीएस, 6 पेपर 200 के, ठीक। 150 ए से 150 हिंदी, तो 1500 नंबर का हो गया मेंस। यहीं पे सब कुछ है, पूरा नॉलेज टेस्ट आपका यहीं से होना है। कोई भी जो रैंक है उसमें पूरा यहां के ही मार्क्स डिसाइड करते हैं आपको कि कौन सी रैंक आप पा रहे हैं। उसके बाद में जब आप मेंस भी क्वालिफाई कर जाते हैं, मेंस में कितने लोग क्वालिफाई किए जाते हैं? जितनी पोस्ट होती हैं उनका 3 गुना। तो मेंस से कितने लोग सिलेक्ट होंगे? सिर्फ पोस्ट का 3 गुना। फिर उन सभी लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ पर्सनालिटी टेस्ट होता है। अगर आपने प्री और मेंस की तैयारी इस वाले 3 स्टेज स्ट्रेटजी के वीडियो के हिसाब से पूरी करी है तो अपने आप इंटरव्यू के काबिल आप बन जाते हैं। और दूसरी बात यह भी है कि भाई इंटरव्यू में पर्सनालिटी टेस्ट होता है, तो पर्सनालिटी कोई रातों रात जो है नहीं बन सकती है। पर्सनालिटी एक तो ये टेस्ट हो गया, कई सारे जो है वो तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ करंट के भी पूछ लेते हैं, कभी हॉबीज पूछ लेते हैं, मतलब कई सारे इंस्टेंट क्वेश्चन भी होते हैं।
तो उसमें जो है 100 नंबर अटके रहते हैं। उसमें अगर आप नॉर्मली भी दे दें तो करीबन 40-50 नंबर मिल जाते हैं, थोड़ा ठीक ठाक हो जाए तो 60-70 मिल जाते हैं। बस कोई बदतमीजी ना करे तो आराम से इंटरव्यू निकल जाता है। ये है पूरा पैटर्न। फाइनल सिलेक्शन किससे होता है? 1500 का मेंस और 100 नंबर का इंटरव्यू। 1600 नंबर से फाइनल रैंकिंग डिसाइड होती है, कौन एसडीएम, डीएसपी, बीडीओ और जितने भी पोस्ट होते हैं उन सब में। ठीक है। अच्छा, इंटरव्यू के लिए एक चीज और है कि भाई इंटरव्यू जब भी होता है तो उससे 1.5-2 महीने पहले के अगर आप करंट अफेयर थोड़ा सा पढ़ लें तो करंट अफेयर के मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं। दूसरी बात यह भी है कि भाई प्री और मेंस की तैयारी तो एक साथ ही होती है हमेशा, है ना। तो अगर आप प्री मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी करंट अफेयर, जीएस, उन सब की अगर आप थ्योरी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस 3 स्टेज स्ट्रेटेजी वाले वीडियो से कर लें तो इंटरव्यू आप अपने आप निकाल लेते हैं। कई बार जो है, हर बार जब भी रिजल्ट आता है पीसीएस का, देखिए हमारा कोई मॉक टेस्ट नहीं चलता है इंटरव्यू के लिए, मॉक इंटरव्यू हम नहीं करते हैं। लेकिन जब भी आप जैसे ही मेंस में सिलेक्ट होते हैं उसके बाद हम फ्री इंटरव्यू गाइडेंस देते हैं। उसी में करंट अफेयर, जो भी चीजें मेंस की जरूरत होती है, पिछले सालों की ट्रांसक्रिप्ट वगैरह, वो सब हम वहीं दे देते हैं। और हमारे ही टॉपर्स जो पिछले साल बने होते हैं वो आपको गाइड कर देते हैं, पूरा बिल्कुल तैयार करके मजबूत कर देते हैं। वो उतना कर देते हैं कि अगर आप बिना डरे इंटरव्यू देने जाए तो आराम से आप एवरेज से काफी ज्यादा नंबर लाके इंटरव्यू भी बढ़िया नंबरों से क्लियर कर सकते हैं और अच्छी रैंक पा सकते हैं। इस तरह से है ये। ठीक है। अब देखिए 3 स्टेज स्ट्रेटजी, ये है क्या? इसका मतलब है कि अगर आप लोग अभी से फॉलो करेंगे यूपी पीसीएस के लिए, यूपी पीसीएस के का एग्जाम करीबन अगर आप 8-9 महीने लग के पढ़ाई कर लें, लग के का मतलब है शुरुआत करें 6-7 घंटे से और धीरे धीरे 8-9 घंटे पे आ जाए। 8 घंटे मेरे हिसाब से ठीक है। डेली रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी जरूर बना के रखनी है, डेली पढ़ना पड़ेगा। पीसीएस की तैयारी का मतलब है कि भाई कुछ फिक्स चीजों को पढ़ के लगातार आप प्रैक्टिस करके, लगातार रिवीजन करके, डेली कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी के साथ पढ़ाई करके अगर आप करीबन 9 महीने से 1 साल कर लें ये इतनी पढ़ाई, तो आराम से पीसीएस, यूपी पीसीएस का एग्जाम निकाला जा सकता है। लेकिन यहां पे ये समझना जरूरी है कि आपको इंटेलिजेंट, ऐसा नहीं कि भाई बहुत ज्यादा आईक्यू होना चाहिए तभी पीसीएस बनोगे। आपको डेलीजेंट लेकिन जरूर बनना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा, डेली कटना पड़ेगा और मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। जीएस को इस तरह से पढ़ना है कि आप उसकी समझ डेवलप करें, क्योंकि समझ डेवलप नहीं हुई ना तो आप चाहे जितना भी पढ़ लो, प्री से पहले भी आपको जो है प्रैक्टिस, पढ़ाई, रिवीजन करनी है। कुछ सवाल जो है उसमें स्मार्ट एलिमिनेशन से होते हैं। यूपीपीएससी के द्वारा अपर प्रीलिम्स का एग्जाम जो 2025 में कराया जाएगा, इसकी फाउंडेशनल तैयारी के लिए जीरो से शुरुआत से तैयारी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स पेड बैच शुरू हुआ है 11 मार्च 2024 से। इस ग्रुप में 2025 में होने वाले यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स की आप पूरी तैयारी एकदम शुरुआत से कर सकते हैं। शुरुआत से मतलब आप कुछ भी नहीं जानते हैं यूपीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में, मेंस एग्जाम के बारे में, पैटर्न आप नहीं जानते हैं, आप खाली ये जानते हैं कि यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स का एग्जाम कराता है और उसकी मुझे तैयारी करनी है। आप ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं या लास्ट ईयर में होंगे, आप बिल्कुल परिपक्व हैं और इस स्ट्रैटेजी वीडियो के देखने के बाद आप ये महसूस करेंगे कि काफ़ी सारी चीज़ें आप जान चुके हैं। तो ये स्ट्रैटेजी वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन डेंस, थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन का हो सकता है, लेकिन आपको अच्छे से इसको पूरा देखना, सुनना, समझना है। यूपीपीएससी की जो भी लोग एकदम शुरुआत से पूरी तैयारी करना चाहते हैं, ये वीडियो आप देखिए। 2025 की पूरी तैयारी के लिए हमारा फाउंडेशनल स्ट्रैटेजी वीडियो है। जो भी मेंबर्स हमारे ग्रुप में आ चुके हैं, ये समझिए कि यही एक वीडियो है जिसको देखने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज स्ट्रेस करता है। पूरे कोर्स में आपको लगातार कोई बार बार वीडियोस नहीं दिखाए जाएंगे, ना ही कोई ऐसी लाइव क्लासेस हम लोग कराते हैं जिससे आपका टाइम वेस्ट हो। ये स्ट्रैटेजी वीडियो और दूसरा वीडियो पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखने वाला है, ये दोनों वीडियोस कंबाइंड आपको देखना जरूरी होता है ग्रुप में एंटर करने के बाद। और इसी क्रम में आपको ये पहला वीडियो देखना है, स्ट्रैटेजी वीडियो पूरा देखिएगा। इसमें हमारे ग्रुप के फीचर्स पहले तो बताए जाते हैं, पूरा यूपीपीएससी 2025 का पैटर्न क्या रहता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरीके से, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज कैसे आपको तैयार करेगा इन सारी चुनौतियों को टैकल करने के लिए, सब कुछ इसमें बताया जाता है। जो भी हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं उनको बता दिया जाए कि फुल फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर होती है, रीडिंग की, स्टडिंग की, प्रैक्टिस की, कंटिन्यूस हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज यहाँ पे जैसे लिखा गया है। इसका एक अर्थ है, मैं अभी एग्जाम्पल से इसको समझाता हूँ। 2024 का जो एग्ज़ाम है, जो 17 मार्च को होना था, जो पोस्टपोन करा गया है आयोग के द्वारा, हमारा कोर्स ड्यूरेशन जो है, जो हमने शुरू किया था लास्ट ईयर 2023 से हमारे पेड बैच चल रहे हैं 2024 के मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए भी।
तो प्रीलिम्स आगे बढ़ा दिया गया है, मेंस एग्जाम भी उसके आगे से ही होगा, लेकिन अभी भी प्रीलिम्स पेड बैच में जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनको लगातार सपोर्ट मिल रहा है। डिस्कशन का भी आपको करंट अफेयर भी मिलेगा मार्च के बाद का, और पूरा यहाँ पे सपोर्ट दिया जाएगा क्विज ग्रुप में भी, और गाइडेंस भी मिलता रहेगा जुलाई तक, जब तक एग्जाम नहीं होता। जुलाई तक पोस्टपोन किया गया है, जुलाई के इवन 1-2 महीने आगे भी बढ़ता है तो आपका ये सपोर्ट जारी रहेगा। इसी को कॉन्टिन्यूस हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज कहते हैं सही मायनों में। और स्टडी फॉर सिविल सर्विस जो कमिट करता है उससे ज़्यादा करने की कोशिश करता है हमेशा ही। तो ये है कंटिन्यूस हैंड होल्डिंग, जिसको कई लोग पूछ रहे थे कि ये क्या लिख देते हैं आप। कंटिन्यूस हैंड होल्डिंग का मतलब है कि लगातार स्टूडेंट को सपोर्ट किया जाता है। 1 टाइम फी आप पे करते हैं, ठीक है, फी तो 1 टाइम पे करते हैं आप, और उसकी ड्यूरेशन भी कोर्स की फिक्स होती है। लेकिन अब चूंकि आयोग ने आगे बढ़ाया है एग्जाम को अपरिहार्य कारणों की वजह से, लेकिन हमने यहाँ पर अपना सपोर्ट बनाए रखा है। दूसरा टर्म जो यहाँ पे लिखा गया है वन स्टॉप डेस्टिनेशन। जो लोग ग्रुप में जुड़ चुके हैं आप ये समझिए कि वन स्टॉप डेस्टिनेशन का मतलब यही है कि जो भी यहाँ पे दिया जाएगा, जो भी यहाँ पे बताया जाएगा पेड ग्रुप में, पेड ग्रुप के स्टडी मटेरियल ग्रुप में, जो हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज क्विज ग्रुप में और टेस्ट सीरीज के माध्यम से दिए जाएंगे, जो हमारे एडमिन आपको गाइडेंस देंगे, और एग्जाम तक जो हम आपको सपोर्ट देते रहेंगे, उसी से आप पूरा प्रीलिम्स क्लियर करेंगे। आप मेंस ग्रुप में आए तो आप मेंस भी क्लियर करने की स्थिति में आ सकते हैं, पूरी तैयारी उसमें कर सकते हैं। तो वन स्टॉप डेस्टिनेशन का मतलब ये है कि जिस ग्रुप के लिए आप साइन अप करते हैं, मान लीजिए आप प्रीलिम्स वाले में आए तो प्रीलिम्स का सब कुछ एक ही जगह पर कराया जाएगा। मेंस वाले ग्रुप में आए, मेंस ग्रुप का सब कुछ एक ही जगह पर कराया जाएगा। मतलब मेंस का आंसर राइटिंग आप ज्वाइन करते हैं तो पूरी आंसर राइटिंग उसमें, मेंस का स्टडी मटेरियल ज्वाइन करते हैं तो स्टडी मटेरियल पूरा उसमें, उसके अलावा कहीं से कुछ भी नहीं लेना होता है, कुछ भी नहीं पढ़ना होता है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन करने के इच्छुक हैं, उनके लिए भी ये बात मैंने बता दी। और जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं वो भी आश्वस्त रहिए कि कहीं से कुछ भी आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही इधर उधर की चीज़ें हम लोग कभी रिकमेंड करते हैं शुरू से ही। स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टीम जो है काफ़ी एक्सपीरियंस गेन कर चुकी है। 9वां साल है हमारा यूपीपीएससी के फील्ड में, और कई सारे हमारे साथी इसका लाभ ले चुके हैं। हमारे इंटरव्यू वाले ग्रुप में हमारे कई सारे साथी जुड़े हुए हैं प्रीवियस पेड बैचेस के, जो आप ही को गाइड करेंगे अगर आप मेंस वगैरह क्लियर करके इंटरव्यू के लिए 2025 में आते हैं तो। ठीक है, तो थोड़ा सा पॉजिटिव नोट पर इसको शुरू करेंगे। इन्फॉर्मेशन सबसे पहले गैदर कर लीजिए, और जो आपको आगे तक ध्यान रखना है, जो लोग फुल पेड ग्रुप में हैं उनको कुल मिलाकर 3 ग्रुप में प्रीलिम्स वाले में जोड़ा जाता है। तो प्रीलिम्स से संबंधित जो आपके 3 पेड ग्रुप हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ पे 2 लिखे हुए हैं, तो 2 मेजर हैं, एक माइनर हम लोग मानते हैं क्विज वाला, क्योंकि इसमें कई सारे लोग होते हैं, चाहे आप फुल पेड ग्रुप में हों, चाहे ओनली स्टडी मटेरियल वाले से हों, चाहे ओनली करंट अफेयर प्लस टेस्ट सीरीज वाले से हों। तो क्विज ग्रुप में ज़्यादातर लोग होते हैं। जो लोग फुल पेड ग्रुप में आते हैं 9000 वाले ग्रुप में, उनको मेनली 2 ग्रुप से जोड़ा जाता है, और क्विज ग्रुप से। डाउट क्लियरेंस ग्रुप का सपोर्ट केवल जो 9000 वाला ग्रुप ज्वाइन करते हैं उन्हें मिलता है। इसमें आप अपने डाउट वगैरह भी पूछ सकते हैं। डाउट कैसे पूछा जाता है, क्या तरीका होता है, डाउट क्लियरेंस ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है, ये सब अभी मैं आपको एक एक करके क्लियर कर रहा हूँ। तो एक हो गया आपका पेड स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप, जिसमें आपको पीडीएफ वगैरह शो हो रही होंगी, बेसिक बुक वगैरह दिख रही होंगी, समरी पीडीएफ। वो हो गया स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप, ये आपका प्रीलिम्स तक चल रहा है। डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप जो हमने अवधि कमिट की है उस तक चलेगा, और जब अगर मान लीजिए आगे बढ़ जाता है प्रीलिम्स वाला, तब तक आपका डाउट वाला चलता रहता है। ठीक है, और थर्ड ग्रुप हो गया क्विज ग्रुप। क्विज ग्रुप में मैंने बताया फुल पेड ग्रुप वाले लोग भी होते हैं, और ओनली करंट अफेयर वाले भी होते हैं, और टेस्ट सीरीज वाले भी कई बार होते हैं। ज़्यादातर लोग उसमें होते हैं, कुछ लोग अलग से भी पेड क्विज ज्वाइन करते हैं, तो पेड क्विज में मेंबर्स की संख्या ज़्यादा होती है। तो पेड स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में अगर आप आए हैं, और जो मतलब फुल पेड ग्रुप में आए हैं, यानी कि 6500 वाले ग्रुप में आए हैं या 9000 वाले ग्रुप में आए हैं, आपको सब कुछ यहीं पर एक ही जगह पर मिल जाएगा, आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। कुछ लोग जैसे ओनली करंट अफेयर, ओनली टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में आए हैं, तो ऐसा हो सकता है आप कहीं से सपोर्ट लें, ये आपका डिस्क्रिप्शन होगा। लेकिन जो लोग इस वाले ग्रुप में आए हैं 6500 वाले में और 9000 वाले में, आपको कहीं से कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत आखिर तक, प्रीलिम्स तक नहीं पड़ेगी 2025 तक। जो भी मेंबर्स ज्वाइन हुए हैं किसी भी हमारे ग्रुप में, जो अभी 11 मार्च से शुरू हुए हैं, सबसे पहले आपको स्टडी वीडियो देखना है पूरा। मैंने शुरू से ही बता दिया कि यही एक वीडियो होता है जो मैंडेटरी होता है, बाकी आगे आपको ज़्यादा वीडियो देखने के लिए नहीं कहा जाता है। तो ये वीडियो आपको पूरा देखा करिए, इसमें पूरी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बताई जाएगी, सिलेबस डिस्कशन होगा, क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, डेली करंट अफेयर कैसे आप पढ़ेंगे, क्या क्या पीडीएफ आपको करंट अफेयर में दी जाएगी, यूपी करंट अफेयर में क्या क्या दिया जाता है, उसका रिलेवेंस क्या क्या है, सब कुछ इसमें समझाया जाएगा। डेली कितना पढ़ना है, नोट मेकिंग कैसे करनी है, कैसे लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से तैयारी आप करेंगे, कैसे प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ इसमें क्लियर किया जाएगा। तो स्ट्रैटेजी वीडियो बहुत इन्फॉर्मेशन डेंस होता है, आपके लगभग सारे डाउट जो अगर होंगे यूपीपीएससी संबंधित यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। सेकंड वीडियो होता है पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें वाला वीडियो, ठीक है, यानी कि वीडियो नंबर 2।
इसमें बेसिक बेसिक बातें आपको पता चल जाती हैं कि जैसे पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, कैसे आप प्रिंट कर सकते हैं, पीडीएफ में कई बार पासवर्ड होता है तो कैसे उसको डिकोड करना होता है। ये सब चीज़ें सेकंड वीडियो में बता दी जाएगी आपको। पीडीएफ डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, टेलीग्राम के बेसिक फीचर्स क्या हैं, फंक्शंस क्या क्या होते हैं टेलीग्राम ग्रुप के, सब उसमें बता दिए गए हैं। सारी पीडीएफ एक जगह पर स्टेप बाय स्टेप मैसेज के फॉर्म में भी लगा दी गई है, उसके बारे में आपको सेकंड वीडियो में ही पता चल जाएगा। ये कमिटमेंट पीडीएफ वगैरह सब मैं अभी बताऊंगा आपको। फीचर्स ऑफ द ग्रुप सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं पेपर का पैटर्न, परीक्षा योजना जिसको हम लोग बोलते हैं। कितने पेपर कहाँ कहाँ कितने स्टेज में आपको देने होंगे, आपका सिलेक्शन फाइनली कैसे होगा। तो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए जैसे ग्रुप है, तो प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर्स होंगे, 2 पेपर्स। जैसे यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है, पहला पेपर यहाँ पे होता है जीएस पेपर 1, जो ही मेन होता है। उसी की तैयारी के लिए आपने फी पेमेंट किया है, हमारा ग्रुप ज्वाइन किया है। सेकंड पेपर थोड़ा सा गाउड हम लोग मानते हैं, आपको भी मानना चाहिए तैयारी के दौरान। इसको बस तैयार करके रख लीजिए, थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, पीवाईक्यू लगा लीजिए, इससे हो जाता है। हमेशा ही ज़्यादातर लोगों का हो जाता है। कुछ लोग बहुत न्यूबी होते हैं तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट इसमें देना होता है। सब कुछ अभी बताएंगे, सीसैट पेपर के बारे में भी इसके सिलेबस डिस्कशन पार्ट में। लेकिन जो जीएस पेपर 1 होता है, इसी से आपका कट ऑफ निकलता है। मतलब मेंस जो लोग लिखेंगे, जैसे मेंस का इक्वेशन कुछ लोगों को नहीं पता है, तो ये इक्वेशन होता है पोस्ट के 15 गुना। जैसे मान लेते हैं जैसे इस साल बहुत कम पोस्ट आई हैं, हम थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक सोचते हैं, मान लीजिए 500 पोस्ट आई और उसके 15 गुना लोग 2025 में मेंस लिखेंगे। ठीक है, तो कितने लोग लिखेंगे? 7500 लोग मेंस लिखेंगे, चाहे जैसा पेपर आया हो, प्रीलिम्स का, इजी, मॉडरेट, टफ। इक्वेशन यही है कि 7500 लोग ही मेंस लिखेंगे अगर पोस्ट जो है 500 आई, और इसी के इक्वेशन के हिसाब से आपको चलना है। और ये थोड़ा सा लॉजिकल भी है। आप अगर खुद से सोचें कि मेंस अगर सबको दिलवाने दिया जाए तो क्या होगा। इतने सारे लोग लिखेंगे मेंस, उनकी कॉपीज चेकिंग के लिए इतने सारे रिसोर्सेस वेस्ट होंगे, लेकिन फाइनली कितने लोग सिलेक्ट होने हैं? सिर्फ 500। तो यही लॉजिक होता है कि जो अभी लोग एलिजिबल होते हैं उनको पहले प्रीलिम्स टेस्ट लिया जाता है और फिर वो एक कट ऑफ मार्क्स डिसाइड किया जाता है पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, और फिर तय होता है कि कौन मेंस लिखेगा। तो फर्स्ट स्टेज किसी भी स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स होता है। कहीं पर भी ऐसा नहीं देखा गया कि डायरेक्ट मेंस होता हो, अभी तक किसी भी स्टेट पीसीएस में ऐसा नहीं होता है। प्रारंभिक परीक्षा सबसे पहले होती है, कहीं पर जीएस केवल होता है, कहीं पर सीसैट पेपर होता है, कहीं पर दोनों कंबाइंड करके दे दिए जाते हैं। जैसे बीपीएससी में कोई सीसैट पेपर नहीं होता है, सिर्फ एक ही पेपर होता है। तो हमारे यूपीपीएससी में क्या है, 2 पेपर होते हैं। सेकंड पेपर क्वालिफाइंग नेचर का, इसमें मैंने लिख भी दिया है, सिर्फ आपको 33% यहाँ पे नंबर लाने होते हैं। लेकिन क्वालिफाइंग ये कंपलसरी क्वालिफाइंग है, ऐसा नहीं कि 33% से ले आए तब भी जीएस में ज़्यादा है तो हो गया। 33% तो यहाँ पे लाने ही लाने हैं, अदरवाइज जीएस में कितने भी लाए हों उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो जीएस पेपर 1 की बहुत अच्छे से तैयारी हमारी चलेगी। अभी आगे 7-8 महीने का जो हम आपको प्लान बताने जा रहे हैं उसको आप फॉलो करिए। उसके बाद जो हमारा प्रीलिम्स ओरिएंटेड मेन कंटेंट आपको मिल जाएगा, कंपाइलेशन, लिस्टिंग, उससे पूरा आपका रिवीजन होगा, प्रिपरेशन होगी, हमारी प्रैक्टिस रिसोर्सेज से आपकी प्रैक्टिस होगी, पेड क्विज से, टेस्ट सीरीज से, सब कुछ अभी बताएंगे। और इससे हज़ारों की संख्या में लोग जो है अपना कट ऑफ निकाल चुके हैं। मुझे लगता है 7-8 साल हमारा टाइम हो रहा है, 8+ साल, तो ऐसा हो सकता है 1 लाख लोगों ने स्टडी फॉर सिविल सर्विस से पढ़ करके मेंस निकाला हो। ठीक है, अगर पूरा डेटा वगैरह कैलकुलेट करें। खैर, पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनती है और इसमें दोनों ही पेपर में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी इसका इक्वेशन क्या है? इसका इक्वेशन ये है कि 3 गलत क्वेश्चन आपने पेपर में किए तो आपका एक सही वाला काट लिया जाता है। सिंपल, ये ध्यान रखिए, इसी से आप हमेशा इस पर कन्फ्यूज नहीं रहेंगे कि 3 अगर सवाल गलत हुए तो एक सही वाला कट जाएगा। यही होती है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। कहीं कहीं पर 1/4 की होती है। यूपीपीएससी में प्रीलिम्स में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है और ये दोनों ही पेपर्स में लागू होती है, ध्यान रखिएगा। मुख्य परीक्षा के लिए जैसे जो लोग आए होंगे, हमारे मेंस वाले ग्रुप में भी कई लोग जुड़े होंगे, तो ये देखिए यहाँ पे मेंस का इक्वेशन क्या है। मेंस में आपके 6 पेपर्स होते हैं जीएस के, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ GS1, GS2, GS3, GS4, GS5, GS6। ये एकदम नवीन सिलेबस के हिसाब से है जो 2023 में आया है। 2023 में सिलेबस बदल चुका है, आपको पता है। 2023 का जो मेंस एग्जाम हुआ था वो इसी पैटर्न पे हुआ था। पहले क्या है कि ऑप्शनल के 2 पेपर होते थे, ऑप्शनल हट चुका है यूपीपीएससी से, काफ़ी लोगों के ने इसके लिए प्रयास भी किया था। तो इससे क्या है कि आपके 6 पेपर्स यहाँ पे 200 मार्क्स वाले, 150 मार्क्स का यहाँ पे सामान्य हिंदी का पेपर होता है और इसके नंबर मेरिट में जुड़ते हैं। कुछ लोग जो है अलग ही दुनिया में चल रहे हैं, बार बार ये पूछा करते हैं, अरे भाई मेंस का एक पेपर होता है हिंदी का, उसके नंबर जो है जुड़ते हैं मेरिट में, फाइनल मेरिट में। अभी कैसे जुड़ते हैं सब मैं आपको जोड़ करके बता रहा हूँ। और फिर आपका निबंध का पेपर भी होता है। निबंध का पेपर हर स्टेट पीसीएस में होता है, यूपीपीएससी में भी होता है। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 3 आपके पास ऑप्शन होते हैं। पेपर में लिखा भी होता है कि आप हिंदी में निबंध लिख सकते हैं, उर्दू में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो यूपी में ज़्यादातर लोग हिंदी या इंग्लिश में लिखते हैं। तो इसके भी 150 मार्क्स होते हैं और 1500 नंबर यहाँ पर कुल मिलाकर हो गए। 1500 नंबर यहाँ पे रिटर्न के हो गए
और 100 मार्क्स का यहाँ पर पर्सनालिटी टेस्ट या फिर इंटरव्यू होता है और कुल मिलाकर 1600 नंबर पर आपकी फाइनल मेरिट यहाँ पे तैयार होती है पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज। अधिकतम न्यूनतम अंक आयोग जारी करता है, उसमें बताता है कि किस पोस्ट के लिए अधिकतम अंक कितने गए थे और न्यूनतम कितने गए थे। न्यूनतम कम से कम लाने होते हैं उस पोस्ट तक पहुंचने के लिए। तो इस तरीके से आप स्टेट पीसीएस में उत्तर प्रदेश में सिलेक्ट होते हैं फाइनली। अब पेड ग्रुप के फीचर्स क्या क्या हैं इसको हम लोग ध्यान से समझ लेते हैं। आपको डेली करंट अफेयर यहीं पर मिलेगा, आपको मंथ वाइज करंट अफेयर यहाँ पर मिलेगा, आपको यूपी का करंट अफेयर यहीं पर मिलेगा। मतलब करंट अफेयर के लिए कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में जो दिया जाएगा वही आपको स्टडी करना होता है। तो 3 पीडीएफ हर मंथ यहाँ पे आपको मिलेंगी, प्री स्पेशल वाला, डेली का मंथली और मेन स्पेशल। ठीक है, इसके अलावा जो है ये एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए 400-500 हम क्वेश्चंस भी देते हैं, यूपी करंट अफेयर भी देते हैं। यूपी का करंट अफेयर आपको प्री में तो 2-3-4 क्वेश्चन जितने आते हैं वो सही कराने में हेल्प करता ही है। ये मेंस के लिए भी आपको कई इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे देता है जो आप मेंस में आंसर लिखते समय जीएस 5 और 6 के पेपर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो करंट अफेयर का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कई लोग तुरंत पूछने लगते हैं सर काफ़ी सारा करंट अफेयर दिया गया है, किसका क्या रिलेवेंस है, तो इसको ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले डेली करंट अफेयर पीडीएफ आपको दोपहर में 3 से 4 बजे तक मिल जाती है, कभी गैप होता है तो नेक्स्ट डे उसको कवर कर लेते हैं हम लोग। और संडे को गैप रहता ही है, संडे वीकली ऑफ रहता है, लेकिन संडे में कोई भी न्यूज़ होती है उसको मंडे को कवर जरूर करते हैं। इस वजह से आपने देखा होगा मंडे को नंबर ऑफ न्यूज़ हमेशा ज़्यादा होती हैं और नंबर ऑफ पेजेस भी ज़्यादा रहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्कीम लॉन्च हुई संडे को, कोई इवेंट हुआ, कोई डिजास्टर हुआ, ठीक है, कोई डिस्कशन किसी चीज़ पर हो रहा है तो उसको हम लोग शामिल करते हैं, तो मंडे को वो चीज़ कवर होके आती है। तो मंडे की पीडीएफ थोड़ी सी बड़ी होती है। ठीक है, मंथली करंट अफेयर की 3 पीडीएफ हम लोग देते हैं। मंथली करंट अफेयर में क्या है, मंथली करंट अफेयर में एक तो हो गया कि जो डेली करंट अफेयर मिलता जाता है उसी को कंपाइल करके दे दिया तो हो गया डेली का मंथली। ठीक है, ये मेन स्पेशल। और एक होता है प्री स्पेशल। हर मंथ एक प्री स्पेशल करंट अफेयर मिलती है जो सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड आपको हेल्प करती है। अभी दोनों में जो अंतर है मैं पूरा अच्छे तरीके से आपको बता दूंगा, अभी सुनते हुए चलिए। ठीक है, मतलब एक तो डेली करंट अफेयर डेली बेसिस पे आ रही है और मंथ में 3 पीडीएफ मिलती हैं। एक तो डेली का मंथली कंबाइन करके और हर मंथ एक प्री स्पेशल करंट अफेयर पीडीएफ मिलती है सिर्फ प्रीलिम्स एग्जाम को टारगेट करते हुए। और 400-500 आपको एमसीक्यू सेक्शन पीपीटी फॉर्म में हम देते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो ये प्रैक्टिस के लिए होता है। इसका आशय ये है कि अगर आप मान लीजिए आपने प्री स्पेशल वाला पढ़ा और आपको लग रहा है कि चलो हमको इससे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप इस वाली पीडीएफ से जो 400-500 हम लोग एमसीक्यू देते हैं, कई बार 550 होते हैं इसमें, कई बार 450 होते हैं, तो 400-500 यहाँ पे लिख दिया हमने रफ फिगर। तो ये प्रैक्टिस के लिए आपको एमसीक्यू दिए जाते हैं। अगर आपने प्री स्पेशल ये वाली पढ़ी और फिर इससे प्रैक्टिस कर ली तो आपका बहुत मजबूत हो जाता है करंट अफेयर। ऐसा लोगों ने बताया, लोगों ने ऑब्जर्व करके बताया है। लेकिन कई लोग पूछते हैं कि हमारे पास टाइम की बहुत शॉर्टेज है, क्या हम इसको स्किप कर सकते हैं, दोनों में से किसे पढ़ें किसे छोड़ें। तो जो मंथली 400 या 500 जो हम लोग देते हैं ये प्रैक्टिस के लिए है, तो आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। वैसे क्यों स्किप करें, अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है। अभी ऐसा तो है नहीं कि आपको मेन प्री जो है इसी साल देना है जुलाई में, ऐसा तो है नहीं। अभी आपके पास काफ़ी समय है, तो आप प्रैक्टिस भी करते रहिए। प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए और इस तरीके से आपको लाभ मिलेगा। प्री स्पेशल और मेंस की पीडीएफ में अंतर क्या है, दोनों के फीचर्स क्या हैं, इसको पहले समझ लेते हैं, फिर आगे के फीचर्स पर बात करेंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के डेली करंट अफेयर में और मंथली करंट अफेयर में क्या डिफरेंसेस हैं, इसको नोट डाउन कीजिएगा आप। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन जो है डिस्क्रिप्टिव होती है डेली करंट अफेयर में, आपने देखा ही होगा। आपको करंट अफेयर की जो पीडीएफ मिलती है 11 से लेकर 14 पेजेस में मिलती है। ठीक है, इसमें 2 पेजेस जो है प्रमोशन के होते हैं, तो उसको नहीं काउंट करें अगर, तो 10 से लेकर 13 पेजेस में आपका करंट अफेयर खत्म हो जाता है। मंडे को ये 15-16 पेजेस का होता है क्योंकि संडे की न्यूज़ होती है, उसमें कंबाइन करके दी जाती है। तो इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्टिव होती है और डिस्क्रिप्टिव इसलिए होती है क्योंकि आपको मेंस के लिए इसमें लाभ मिलता है। रेलिवेंट फॉर मेंस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाई। मेंस में रेलिवेंस हाई इसीलिए है क्योंकि इसमें सारे पॉइंट लगभग शामिल कर लिए जाते हैं जो उस पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में आपको जानना जरूरी हो। 360 डिग्री जो बात होती है ना, 360 डिग्री इन्फॉर्मेशन हम लोग देने की कोशिश करते हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट न्यूज़ में, मान लीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड जो है न्यूज़ में, तो इलेक्टोरल बॉन्ड का बैकग्राउंड से लेकर, ओरिजिन से लेकर, अभी जो कंटेक्स्ट में जो चर्चा में आया है, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया है, क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस प्रोविज़न को वायलेट करने का काम कर रही थी स्कीम, क्या खामियां थी उसमें। ठीक है, कौन सा बैंक जो है अधिकृत था उसको जारी करने के लिए, एसबीआई को क्या डेडलाइन दी गई है डेटा वगैरह साझा करने के लिए। तो 360 डिग्री इन्फॉर्मेशन जो है आपको डेली करंट अफेयर में मिल जाती है। एक तरीके से बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ आर्टिकल्स का सब्स्टिट्यूट होता है। आपको इधर उधर कई जगह नहीं फॉलो करना पड़ता है। कई न्यूज़पेपर हिंदी का, इंग्लिश का, या कई न्यूज़ वेबसाइट आपको
इधर उधर न्यूज़ ऑन एयर, पीआईबी, ये सब नहीं फॉलो करना पड़ता है। जितनी भी इन्फॉर्मेशन जहाँ जहाँ से ज़रूरी होती है उस पर्टिकुलर डेट में उसका कंपाइलेशन होता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का डेली करंट अफेयर। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप ये सब वेरीफाई भी कर सकते हैं हमारे पीडीएफ देख करके, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंस यहाँ पे लो रहता है क्योंकि न्यूज़ बताते समय कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी जाती तो हम लोग देते हैं। हम लोग ज़्यादा मानते ही नहीं है, रेलिवेंस हो सकता है प्रीलिम्स के लिए लेकिन हम ज़्यादा उसको मानते नहीं, क्योंकि प्रीलिम्स ओरिएंटेड कंटेंट तो हम अलग से आपको दे ही रहे हैं। टारगेटेड प्रीलिम्स ओरिएंटेड हम अलग से आपको प्री स्पेशल देते ही हैं। तो इसका रेलिवेंस हो या ना हो प्रीलिम्स में डेली करंट अफेयर का, इसको आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं इसके बारे में, क्योंकि मेंस को बेसिकली टारगेट करके और ओवरऑल सिलेबस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए इसको डिज़ाइन किया जाता है हमारी टीम के द्वारा। तो मेंस के लिए तो रेलिवेंस हाई है ही, थोड़ा बहुत रेलिवेंस इसका प्रीलिम्स के लिए भी होता ही है। अगर आप डेली बेसिस पर पढ़ते हैं आपको प्रीलिम्स में फ़ायदा मिलता है, लेकिन प्रीलिम्स में टोटल फ़ायदा तो इसी से मिल जाता है, हमारी टारगेटेड प्री स्पेशल मंथली करंट अफेयर वाले से। इन्फॉर्मेशन डेंस होता है लेकिन डेली करंट अफेयर आपको पूरा रिमेंबर करने की नीड नहीं होती है। अभी क्या टेक्निक आप फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर को रिवाइज करने के लिए डेली बेसिस पर, सब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। पेशेंस के साथ इसको सुनते समझते रहिए। फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ये जो प्री स्पेशल वाला है, इसमें साफ साफ हमने लिखा है कि इसको हम प्री स्पेशल ध्यान में रख करके ही बनाते हैं। इसको प्रीलिम्स एग्जाम जो होता है ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो पेपर होता है, जिसकी तैयारी के लिए आपने ये प्री वाला ग्रुप ज्वाइन किया है, वो 150 मार्क्स वाला जीएस पेपर 1, उसको ध्यान में रख करके बनाते हैं हम लोग, और उसी के हिसाब से हम इसको ड्राफ्ट करते हैं पूरा। जैसे आपने स्ट्रक्चर भी देखा होगा मंथली करंट अफेयर की, आप पीडीएफ खोल करके देखें, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखता है। टेबल्स बनी होती है बेसिकली, कभी जो है 3 कॉलम होते हैं, कभी 4 कॉलम होते हैं, ठीक है, और उसमें इन्फॉर्मेशन लिख करके दी जाती है। तो ये टोटल जो है प्रीलिम्स को टारगेट करके हम लोग डिज़ाइन करते हैं। और फिर एंड में एमसीक्यू भी होते हैं। एमसीक्यू भी सेम उसी पैटर्न पर होते हैं जिस प्रकार यूपीपीएससी अपने एक्चुअल पेपर्स में करंट अफेयर के क्वेश्चन ड्राफ्ट कर रहा है। ये आप मिला के देख लीजिएगा। रेलिवेंस प्रीलिम्स के लिए वेरी हाई है और मेंस के लिए कोई खास रेलिवेंस इसमें है नहीं। मेंस के लिए उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की रेलिवेंस बिल्कुल हो सकती है GS5 GS6 पेपर के लिए, लेकिन जो प्री स्पेशल हम लोग देते हैं उसकी रेलिवेंस मेंस में नहीं ज़्यादा है, प्रीलिम्स में ज़्यादा है। और ये प्री और मेंस के करंट अफेयर में अंतर एक्चुअली इंस्टीट्यूशनल है। जो करंट अफेयर के सवाल अगर बनते हैं मेंस में भी, वो बहुत सटल तरीके से पूछे जाते हैं मेंस एग्जाम में, जबकि जो करंट अफेयर प्री स्पेशल बनते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बेस्ड पूछे जाते हैं, फैक्ट बेस्ड पूछे जाते हैं। तो इस वजह से दोनों के कंटेंट में अंतर मिलता ही मिलता है। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि क्या आप हमारे प्री स्पेशल वाले से मेंस के करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं? नहीं। क्या आप हमारे मेंस वाले से प्री की तैयारी कर सकते हैं? नहीं। तो दोनों अलग अलग हैं और दोनों एक्चुअली एग्जाम की डिमांड के हिसाब से ही अलग अलग हैं। ये आपको समझाना बेहद ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन डेंस ये भी होता है, लेकिन नंबर ऑफ पेजेस इसमें कम होते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम के लिए डिज़ाइन किया जाता है और लेस नंबर ऑफ पेजेस में होता है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है इसमें, जितना ज़रूरी है उतना लिखा जाएगा। जैसे अगर हम इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर लें तो इसमें हम 360 डिग्री एनालिसिस नहीं करेंगे। इसमें हम सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखेंगे, बैकग्राउंड के बारे में ध्यान में रखेंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों घोषित किया सुप्रीम कोर्ट ने, ये सब चीज़ें आपको इसमें बताते हैं। जो आपको प्रीलिम्स एग्जाम में जितना पूछ सकता है बस उतना बताते हैं SCS के मंथली करंट अफेयर प्री स्पेशल में। ऐसे ही उत्तर प्रदेश वाले में हम जो है प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए बनाते हैं, लेकिन मेंस के भी पॉइंट उसमें आपको मिल जाते हैं, क्योंकि GS5 और GS6 का अगर आप सिलेबस देखें वो भी फैक्चुअल बेस्ड पर है। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं GS5 6 में, लेकिन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन से ही उनका जो है सृजन होता है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अगर आपको ना पता हो GS5 6 की, तो आप कंसेप्ट वाला क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। GS5 और 6 का जो सिलेबस है आप उस पर देखिए, जो पॉइंट है काफ़ी डिस्क्रिप्शन बेस्ड, इन्फॉर्मेशन बेस्ड है। तो आपको यूपी करंट अफेयर जो हम देते हैं मंथ वाइज आपको फॉलो करना चाहिए। जो प्रीलिम्स में 3-4 क्वेश्चन आ सकते हैं यूपी करंट अफेयर के, वो तो कवर करेगा ही, मेंस में आपको काफ़ी हेल्प करता है बेसिकली GS5 6 पेपर उसमें। तो जैसे थर्ड पॉइंट में सर ने लिख भी दिया है, प्रीलिम्स 2025 के लिए आपको सिर्फ मंथली करंट अफेयर फॉलो करना है। जो प्री स्पेशल वाली PDF आएगी उसमें प्री स्पेशल लिखा भी रहता है। ये करीब आपको मिलती है 4 तारीख को, हर मंथ की 4 तारीख को मिलती है। इक्वेशन ये है कि जैसे मंथ खत्म हुआ है, मार्च इस समय चल रहा है, तो मार्च का टोटल कंपाइल्ड PDF आपको मार्च 2024 की सारी न्यूज़ कवर करते हुए कब मिलेगा? 4 अप्रैल को मिलेगा, 4 अप्रैल को। और अप्रैल 2024 की सारी न्यूज़ कवर करते हुए आपको 4 तारीख को मई में मिल जाएगा टोटल PDF। ऐसे ही मई का आपको मिल जाएगा जून में। इस तरीके से डेट आगे बढ़ती रहेगी। ये आपको 4 तारीख को मिलती है। सब कुछ चेक करने के बाद वीडियो जरूर आ जाता है मंथ एंड पर, लेकिन PDF आती है 4 तारीख को। हम सब कुछ चेक करते हैं, अपडेट करते हैं। कोई भी डेटा अगर छूट जाता है तो उसको रिव्यू किया जाता है और उसको PDF में डाला जाता है। तो प्रीलिम्स 2025 के लिए जो 4 तारीख वाली जो प्री स्पेशल PDF है वही सफिशिएंट होती है।
ठीक है। और मेंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको जो है डेली करंट अफेयर लगातार मिलता रहता है, उसका रिवीजन आप कर सकते हैं, जो डेली का मंथली कंपाइल करके मंथ एंड पर दिया जाता है। तो 4 तारीख वाली जो प्री स्पेशल है उसको लगातार फॉलो करते रहना है। इसमें सेक्शन वाइज और एमसीक्यू दोनों होते हैं और दोनों ही लगाने होते हैं। कई लोग पूछते हैं क्या हम सेक्शन वाइज पढ़ चुके हैं, क्या हम एमसीक्यू स्किप कर सकते हैं? उत्तर है नहीं। आपको जो सेक्शन वाइज न्यूज़ जो टैबुलर फॉर्म में बनी है वो तो स्टडी करना ही है, एमसीक्यू भी स्टडी करना है। उसमें दोनों में कई बार इन्फॉर्मेशन अलग अलग होती है, दोनों ही स्टडी करना होता है आपको। मंथली 400-500 जो करंट अफेयर हम देते हैं पीपीटी बेस्ड, वो प्रैक्टिस के लिए है। मंथली करंट अफेयर पढ़ने के बाद आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत नहीं है तो आप इसे चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अगर टाइम का इशू है, मेरे हिसाब से अभी 2025 की तैयारी करने वाले के लिए कोई टाइम का इशू नहीं है, आप इसको भी लगा लीजिए। बिल्कुल फुल ऑन प्रैक्टिस करिए आप, ठीक है। फुल फ्लेज्ड प्रैक्टिस में ज़्यादा लाभ है। डेली का मंथली करंट अफेयर मेंस और फुल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया जाता है। डेली बेसिस पर जो भी आप करंट अफेयर पढ़ते जाते हैं उसको कंपाइल करके हम लोग दे देते हैं, थोड़ा सा कोहेसिव फॉर्म में उसको दे देते हैं, ठीक है। मतलब थोड़ा सा कंसाइज करके उसको दे देते हैं, प्रिंट वगैरह करने के लिए आसान रहता है। आपको जो डेली आपने पढ़ा उसको मंथ में एक बार पीडीएफ फॉर्म में दे देते हैं। मतलब जो 26 पीडीएफ आती हैं 4 रविवार छोड़ करके उसको एक पीडीएफ बना करके दे देते हैं। कंटेंट कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, वही रहता है, बस आपको एक पीडीएफ उसकी मिल जाती है। तो वो मेंस के लिए आप पढ़ सकते हैं और मेंस में ही वो हेल्प करती है डेली का मंथली करंट अफेयर वाली पीडीएफ। डाउट क्लियरेंस लिटरली 24/7 होता है हमारे यहाँ पर। केवल रात के समय में, मतलब 12 से लेकर 6-7 सुबह 8 बजे तक ऐसा हो सकता है आपको जवाब ना मिले। लेकिन अगर आप सुबह 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक भी डाउट पूछते हैं तो आपको एडमिन उसमें रिप्लाई करते हैं। ये फीडबैक आप किसी से भी पूछ सकते हैं जिसने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का फुल पेड ग्रुप ज्वाइन किया हो। डाउट क्लियरेंस डेली बेसिस पर चलता रहता है, इसमें कोई छुट्टी नहीं रहती है, कोई संडे इसमें नहीं होता है। लगभग फेस्टिवल में भी आपको डाउट का रिप्लाई दिया जाता है हमारे एडमिन के द्वारा। मंथ में एक बार यूपीपीसीएस स्पेसिफिक लाइव डिस्कशन करना भी हमने शुरू किया है। ये हम टेलीग्राम में करते हैं, टेलीग्राम के पेड ग्रुप में, जिसमें आपको जोड़ा गया होगा, स्टडी मटेरियल वाला है जिसमें, उसमें एक लाइव डिस्कशन होता है। उसको जनरली मैं ही ओरिएंट करता हूँ, ठीक है। उसमें हम डिस्कोर्स आगे बढ़ाते हैं। कोई भी आपका डाउट है स्ट्रैटेजी से संबंधित, आपको नई चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप अपना टाइम प्लान नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, आप एडमिन से डिस्कस कर सकते हैं डायरेक्टली। ये कोई ग्रुप डिस्कशन नहीं होता है, इसमें आप बेसिकली स्टडी फॉर सिविल सर्विस द्वारा अपॉइंटेड एडमिन पैनल से डिस्कशन करते हैं। आप अपनी जो है कह सकते हैं कमजोरियां डिस्कस कर सकते हैं, क्यों आप जो है डेली टाइम प्लान नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, क्या इफेक्टिव स्ट्रैटेजी हो सकती है, वो आप फेस टू फेस, मतलब फेस टू फेस तो नहीं, मतलब चेहरा नहीं दिखता है, लेकिन आप जो है बोल करके डाउट पूछ सकते हैं 1-to-1 लाइव, ठीक है, चैट के फॉर्म में। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस ट्विन द्वारा अपॉइंटेड एडमिन पैनल जो है लाइव डिस्कशन को एडमिनिस्टर करते हैं और वो करीब 1-1.5 घंटे चलता है। उसमें आप लाइव डाउट पूछ सकते हैं, आपको कोई भी डाउट है सिलेबस संबंधित वो बताया जाता है। सिलेबस संबंधित, पढ़ाई संबंधित डाउट यहाँ पे पूछिएगा और कोई डिस्कशन यहाँ पे नहीं होता है। पार्टिसिपेशन इसमें मैंडेटरी नहीं, क्योंकि डाउट डिस्कशन तो लगातार चलता रहता है। ये सिर्फ उनके लिए है जो लाइव डाउट पूछना चाहते हैं। आप लोग सही ट्रैक पर चल रहे हैं कि नहीं, स्ट्रैटेजी पीडीएफ फॉलो हो पा रही है कि नहीं, तो बेसिक बुक अभी आपको बताएंगे, उसमें फॉलो करने में कोई समस्या आ रही है, वो सब चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं इसमें। बाकी कोई फैक्चुअल डाउट है, कंसेप्चुअल डाउट है, वो तो लगातार पूछ ही सकते हैं आप। कंसेप्ट का जवाब कैसे दिया जाता है इसके बारे में सर ने अभी कुछ वीडियो शेयर किए थे फ्री वाले टेलीग्राम में, आप उसको देख सकते हैं किस तरीके से डाउट डिस्कशन हमारे ग्रुप में होता है। यूपी का मंथली करंट अफेयर पीडीएफ नेक्स्ट मंथ की 9 या 10 तारीख को आता है, कभी 11 भी हो जाती है, लेकिन ये मिल जाता है आपको, मतलब 15 ऑफ द मंथ से पहले मिल जाता है। 9 या 10 यहाँ पे लिखा हुआ है। कभी कदार लेट हुआ, कोई इन्फॉर्मेशन हमको सर्च करनी पड़ी, कई बार रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ता है, तो थोड़ा सा लेट होता है, लेकिन आपको ये 12-13 तारीख तक मिल जाता है। रेगुलरली पढ़ते रहना होता है आपको यूपी वाला, क्योंकि यूपी में अब GS 5-6 आ गया है। GS 5-6 आने का मतलब ये होता है किसी भी स्टेट पीसीएस में अगर उसके स्टेट का स्पेसिफिक कुछ भी डाल देते हैं सिलेबस में, तो इसका मतलब ये है कि उसके करंट अफेयर से बहुत अच्छे तरीके से आपको अपडेट रहना होता है, क्योंकि करंट अफेयर 2 साल पहले का, 18 महीने पहले का, 16 महीने पहले का भी डिटेल में पूछा जा सकता है मेंस में। तो इसी वजह से हम बहुत होलिस्टिकली कवर करते हैं यूपी करंट अफेयर को अब हर मंथ। इसका वीडियो भी आता है, जो लोग फ्री वाले हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उस वीडियो को जरूर देखा करिए आप। पेड क्विज में सीसैट की हर मंथ एक बार प्रैक्टिस कराई जाती है 50 क्वेश्चंस की, जिससे हर मंथ आप कुछ सीसैट का भी पढ़ते रहें, ठीक है। एकदम से उसको लास्ट के लिए नहीं रखिए, कम से कम जो प्रैक्टिस हम लोग कराएंगे। और पीवाईक्यू जब आप लगा लीजिए अच्छे से, फिर सीसैट का कुछ कंटेंट हमारी तरफ से भी आता है आपको रिवीजन के लिए, उसको आप लगा सकते हैं। पीवाईक्यू और जो कंटेंट यहाँ पे दिया जाएगा और जो प्रैक्टिस अगर आप करेंगे, जो ये 50 क्वेश्चन की कराई जाएगी, कई बार यही सफिशिएंट होती है 33% तक पहुँचने के लिए। सिर्फ आयोग और उनके ऑफिशियल सिलेबस के हम लोग फॉलोअर है। लगातार 7-8 वर्षों से हमारी टीम इसी में काम कर रही है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से बेहतर जानने का एटलीस्ट आप क्लेम नहीं कर सकते हैं यूपीपीएससी के डोमेन में।
लगातार हमने प्रूफ किया है। अच्छा, एक इसका मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ। ये डिस्कशन ग्रुप में ये जो हमारी चर्चा चल रही थी एक हमारे अभ्यर्थी से, उसके बारे में मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, और इनका उद्देश्य सिर्फ यही है ये जानना कि भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, 54th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया कौन सा है। इनको कन्फ्यूज़न हुआ, इन्होंने गूगल से पूछा। जैसे गूगल ने अपना एक एडवर्टीजमेंट भी निकाला था कुछ समय पहले, अगर आपको याद हो, बोलने से सब होगा, तो उसी को हमारे परीक्षार्थी ने ट्राई किया और इसमें असफलता पाई, क्योंकि गूगल एक सर्च इंजन है, गूगल कोई जानकारी का स्रोत नहीं है, गूगल जानकारियों का भंडार है। ठीक है, उसमें से आपके मतलब की जानकारी निकालना जो आपके लिए सही है, जो एग्ज़ाम के लिए सही जानकारी निकालना कई बार डिफिकल्ट होता है परीक्षार्थियों के लिए। तो आपको हमारे कंटेंट पर रिलाई करना चाहिए, जो हम यहाँ पे बताएंगे वो सही बताने की कोशिश करते हैं हमेशा ही, और स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम का यही काम ही रहा है लगातार 8 वर्षों से, आपको सही जानकारी देना स्टेट पीसीएस के संदर्भ में। तो 2024 वाले ग्रुप में हमने लिख करके इनको दिया था कि 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा है। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व का हमने नाम बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि फलां किसी वेबसाइट पर, किसी कोचिंग की वेबसाइट पर ये दे रहा है। ठीक है, धौलपुर करौली के बारे में बता रहा है। तो मैंने उनका डाउट जो है एक वीडियो बना करके बस्ट किया था। ये वीडियो आप सुनिए सबसे पहले, और इसमें देखिए किस तरीके से ऑथेंटिक जानकारी निकालनी होती है। ऑथेंटिक जानकारी स्टेट पीसीएस जो मानता है वो इस तरीके से दी जाती है। हमारा इंस्टीट्यूट लगातार ऑथेंटिक जानकारी देता है, तो इस वजह से हमारी पूरी टीम को इसके बारे में भान है। कई बार आपको नहीं पता रहता है, या आपकी गलती नहीं है, ना ही आपकी कोई खामी है, लेकिन बात मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आपको पता ना हो तो किसी भी ऐसे सोर्स को लेकर के हमसे आप डिस्कशन मत करने लगी तुरंत ही। आप ऑथेंटिक सोर्स की जांच करिए, उस तक पहुंचिए, कोई सोर्स आपको मिलता है तो वो दिखाइए। लेकिन गूगल यह कह रहा है, गूगल वह कह रहा है, मैंने गूगल पर पढ़ा, मैंने गूगल में देखा, ये कोई सोल्यूशन नहीं होता है। गूगल पर अगर आप सारी जानकारी सर्च करने जाएंगे पूरे सिलेबस की, तो आप सच मानी जो है चक्कर खा करके गिर जाएंगे। कई बार ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपने कभी पढ़ी होगी ना सुनी होगी। कई बार अगर आप फैक्ट करेंगे, वेरीफाई करेंगे इन सब चीज़ों का, जैसे शारदा एक्ट जो है ये कब आया था, शारदा अधिनियम हो गया, ये कब आया था। चौरी चौरा ट्रेन एक्शन की डेट क्या है, चौरी चौरा ट्रेन एक्शन की डेट क्या है एक्चुअली। ये एनसीईआरटी में डेट गलत दी हुई है, 5 फेब 1922। सही डेट 4 फेब है, जब ही चौरी चौरा का सेंटेनरी सेलिब्रेशन मनाया गया था उत्तर प्रदेश में, तो ये बातें चर्चा में आई थी। तो इसी वजह से हमारे पूरे स्टडी मटेरियल में जो चौरी चौरा की डेट है वो सही वाली दी गई है, लेकिन आपको कई बार कन्फ्यूज़न रहता है क्योंकि आपने गलत पढ़ा है। ये वीडियो देखिए, इस तरीके से हम अपने स्टूडेंट्स के डाउट को सॉल्व करते हैं, और इस तरीके से आपको ऑथेंटिक जानकारी पता होनी चाहिए। इस वीडियो के हिस्से के बाद आप आगे की स्ट्रैटेजी सुनिए। भारत का 53वां, 54वां और 55वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, इसको लेकर कन्फ्यूजन है। 53वें को लेकर तो नहीं है, 54वें 55वें को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है। दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो अभी नोटिफाई हुआ है मध्य प्रदेश का, और राजस्थान का धौलपुर करौली, इसमें 54वां कौन है, 55वां कौन है, बहुत कन्फ्यूजन है इसमें। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि भारत का अंतिम टाइगर रिजर्व जो फाइनली नोटिफाई हो चुका है वो है दुर्गावती टाइगर रिजर्व। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व पूरा नाम है इसका, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये भारत का 54वां पूर्णतः नोटिफाइड टाइगर रिजर्व है। 55वां अभी बना नहीं है भारत का, क्योंकि टाइगर रिजर्व नोटिफाई होने के कुछ स्टेप्स होते हैं, उसके सारे स्टेप धौलपुर करौली के अभी पूरे नहीं हुए हैं, ध्यान रखिएगा। एनटीसीए अपनी वेबसाइट पे लिखता है कि टाइगर रिजर्व नोटिफाई होने की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है। सबसे पहले क्या होता है, प्रपोजल जो है ये स्टेट लाता है, प्रपोजल स्टेट ऑब्टेन करता है। इन प्रिंसिपल अप्रूवल जो है कम्युनिकेट किया जाता है एनटीसीए की तरफ से, पूरे प्रपोजल को अच्छे से स्क्रूटनाइज करके। सेक्शन 38(5) जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, उसके तहत एनटीसीए रिकमेंड करता है प्रपोजल को स्टेट को पूरी तरीके से देखने के बाद, और फिर फाइनल जो स्टेप होता है, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है अपने टाइगर रिजर्व को, एरिया सहित सब कुछ बताया जाता है, किस एरिया से किस एरिया तक है, बाकायदा इसमें कोऑर्डिनेट्स तक दिए जाते हैं। ठीक है, तो दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये सारी प्रक्रिया फॉलो कर चुका है 4 स्टेप की, जबकि जो धौलपुर करौली वाला टाइगर रिजर्व है उसमें ये वाला स्टेप बाकी है अभी। ठीक है, धौलपुर करौली में ये लास्ट स्टेप बाकी है, तो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि धौलपुर करौली लास्ट टाइगर रिजर्व है जो नोटिफाई हो चुका है। प्रपोजल हो चुका है, प्रपोजल को अप्रूव भी कर चुका है एनटीसीए, ये भी हो चुका है। आखिरी स्टेप अभी बाकी है धौलपुर करौली को नोटिफाई होने में। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत का 55वां टाइगर रिजर्व बनेगा धौलपुर करौली जब नोटिफाई हो जाएगा फाइनली स्टेट के द्वारा। ठीक है,
बाकी प्रूफ की अगर हम बात कर लें, ऑथेंटिक इसलिए मान रहे हैं क्योंकि स्वयं जो हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं इन्होंने ट्वीट किया था 31 अक्टूबर 2022 को कि रानीपुर जो है ये 53वां टाइगर रिजर्व है। इसमें तो खैर क्लैरिटी है। और ये भी उसमें कहा था 22 सितंबर को 2023 में इन्होंने ट्वीट किया था कि हमारा टाइगर रिजर्व जो टोटल नंबर 54वां हो चुका है, और 54वां कौन सा बना है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, इसको फाइनली नोटिफाई किया जा चुका है। जब कोई टाइगर रिजर्व फाइनली नोटिफाई होता है तो स्टेट की तरफ से गजट नोटिफिकेशन छपता है और उसमें बाकायदा पूरे टाइगर रिजर्व की डिटेल दी जाती है, कोऑर्डिनेट्स और उसके पूरे एरिया की डिटेलिंग सहित। तो ये वीरांगना दुर्गावती की छप चुकी है, धौलपुर करौली की बाकी है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व हमारा जो है ये 54वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, 55वां कौन सा बनेगा, धौलपुर करौली बनेगा। 53वां कौन सा है, रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का। आई होप आपको कोई कन्फ्यूजन आपकी नहीं रहेगी। तो ये वीडियो आपने देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा किस तरीके से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कई बार नहीं मिल पाती। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सिर्फ मिलेगी आपको गवर्नमेंट सोर्सेज से। गवर्नमेंट सोर्सेज में भी आपको आइडेंटिफाई करना होगा किस डॉक्यूमेंट से माना जाएगा। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम की एक्सपर्टीज़ ही रही है 7-8 साल से, तो हमने अपने मटेरियल में ये सब चीज़ें इनकॉर्पोरेट करने का काम किया है। तो आप हम पर पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं, कई लोगों ने किया भी है। हम ये कभी नहीं क्लेम करते हैं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने जो कंटेंट लिख कर दे दिया वो 100% वो करेक्ट है। 100% कीटाणु आज तक डेटॉल भी नहीं मार पाया है। ठीक है, जोक्स अपार्ट, ये समझिए कि अगर जरा सी भी 0.1% कोई भी एरर आ जाती है स्टडी फॉर सिविल सर्विस के मटेरियल में, तो उसको हम लोग अपडेट करते हैं तुरंत ही, और वो एग्जाम से बहुत पहले कर दिया जाता है। एग्जाम से पहले आपको वो अपडेट मिल जाता है। कोई भी अगर एरर हमसे आ गई, और वो एरर भी तभी आती है जब ऑथेंटिक सोर्सेस में कोई जो है एनोमली होती है। जैसे पीआईबी में कई बार एरर आ जाती है डेट्स को लेकर के, तो अगर हमारी टीम वो चीज़ वेरीफाई हर बार तो करती है, मान लीजिए किसी बार नहीं कर पाई, तो वो अपडेट हम आपको ग्रुप में बता देते हैं। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कंटेंट पर आप पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट है तो आप वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं बेशक, लेकिन ये आधार नहीं होना चाहिए डाउट का कि गूगल के फर्स्ट रिजल्ट में ये आ रहा है। गूगल का जो सिस्टम है वो काम करता है एसईओ पर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पर। मान लीजिए कोई वेबसाइट ने डेटा पहले से डाला हुआ है 10 ईयर पहले से, 12 ईयर पहले से, तो उसका शो होगा। जो नवीन रिपोर्ट आई है, जो नई रिपोर्ट मानी जाएगी आपके एग्जाम में, उसका डेटा कई बार बहुत नीचे होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जेन्युइन वही है जो सबसे ऊपर आ रहा है सर्च रिजल्ट में। इस तरीके से चीज़ें नहीं काम करती हैं, आपको समझना पड़ेगा। एग्रीकल्चर का डेटा हो गया, एग्रीकल्चर का डेटा ये आपको लेटेस्ट रिपोर्ट्स में मिलता है, जो नीचे कहीं कोने में खोई रहती हैं, उनको डाउनलोड करना पड़ता है, उनमें कंट्रोल F से सर्च करना पड़ता है, तब जाके ऑथेंटिक डेटा मिलता है। एग्रीकल्चर मिनरल डेटा अगर आप सर्च करेंगे गूगल से तो लिटरली जो है आप बहुत परेशान हो जाने वाले हैं, क्योंकि कोई भी डेटा लगभग सही आता ही नहीं। सीमेंट प्रोडक्शन में फर्स्ट पर कौन है, ये आप सर्च करिए, हर जगह अलग अलग शो करेगा, और आयोग क्या मानेगा ये नहीं पता किसी को। तो इस तरीके से कई बार आप कंफ्यूज होते हैं बार बार गूगल का इस्तेमाल करने से। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सबसे बड़ी लैगून लेक कौन सी है, ये सब आयोग जो मानेगा फैक्ट्स वो हमारे मटेरियल में गिवन है। इधर उधर आप देखेंगे कई बार कंफ्यूज होंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विस सारी लेटेस्ट रिपोर्ट को कंपाइल करता है, अपडेट करता है, और उससे जुड़ी छोटी छोटी अपडेट आपको बताई जाती हैं। जैसे कई सारे वीडियोस आपने पेड क्विज में पढ़े हुए देखे होंगे, वो अपडेट के ही वीडियो होते हैं। जैसे मैंने अभी कल वीडियो डाला था अपने पेड क्विज में 2025 वाले में, अगर आपको याद हो, आपने देखा हो, आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पर कौन है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के टर्म्स में फर्स्ट पर कौन है, सर्वाधिक जनसंख्या किस कंट्री का। अभी तक हम अपने बुक्स में पढ़ते हैं वो एनसीईआरटी में कि चाइना है, लेकिन यूएनएफपीए की रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा है कि चाइना को सरपास कर चुका है इंडिया। इंडिया ने अभी तक उस रिपोर्ट में जो डेटा है उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। भारत के किसी मंत्री ने और भारत में टॉप लीडरशिप के से जुड़े किसी व्यक्ति ने पीआईबी में, पीटीआई में, ये सब आया नहीं है कि भारत रिकॉग्नाइज कर रहा हो कि वो इंडिया का लार्जेस्ट, मतलब पूरे विश्व का लार्जेस्ट कंट्री बन चुका है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो क्या मानेंगे, इसके एसोसिएटेड पूरी इनसाइट मैंने आपको दी है वहाँ पे, कि अगर एग्जाम में आ गए तो क्या मानेंगे। तो कई बार ऐसे डाउट भी मैं सॉल्व करता रहता हूँ कि एग्जाम में ये आ गया तो क्या मानेंगे। उत्तर प्रदेश का स्काई वॉक कहाँ पे बन रहा है, ठीक है, ये वाला डाउट हो गया। और कई सारे कंसेप्चुअल डाउट, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस संबंधित, कंसेप्ट से संबंधित, ब्लाइंड वैली कैसे बनती है, इन्वायरमेंट में कई सारे लोगों को कंसेप्ट में डाउट होता है, तो वो सब हमने वहाँ पे क्लियर किया हुआ है। तो ऐसे कई सारे वीडियोस आपको हम ऑलरेडी पहले से देते रहते हैं। अगर आप डिस्कशन ग्रुप में हैं तो अपना इंडिविजुअल डाउट तो पूछ ही सकते हैं। तो कुल मिलाकर सार क्या है, पूरी बात का सार ये है कि हम आपस में डिस्कस करके सही फैक्टर तक पहुँचेंगे, लेकिन गूगल का फर्स्ट रिजल्ट कभी आधार नहीं बनेगा। गूगल का फर्स्ट रिजल्ट कई बार आपको सही इन्फॉर्मेशन भी देगा, लेकिन हर बार नहीं देगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा।
गूगल सर्च करना ठीक से सीखें, अदरवाइज स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कंटेंट पर पूरी तरीके से रिलाई भी कर सकते हैं आप। और वैसे भी किसी को भी अगर ये भ्रम हो कि प्री का पूरा पेपर किया जा सकता है, कई लोगों को रहा है पास्ट में, उनका भ्रम बहुत अच्छी तरीके से टूटता है पेपर वाले दिन, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो गलत ही होते हैं। आप गलत क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे? 4 क्वेश्चन गलत रहने का रिकॉर्ड रहा है यूपीपीएससी के नाम। और ये चीज़ें एकदम जो नए लोग आते हैं बहुत अचंभे में आ जाते हैं कि सर आप ये कैसे क्लेम कर रहे हैं। मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ। स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने लगातार जो काम किया है, कई सारी चीज़ें हमको पता चलती रहती हैं और आपको भी पता चलती रहती होंगी फ्री वाले टेलीग्राम से अगर आप जुड़े होंगे। जैसे कोई एग्ज़ाम हुआ 2018 में, उसकी जो मॉडिफाइड की है वो कई बार 2020 में आती है, ठीक है। 2022 में कोई एग्ज़ाम हुआ, उसकी मॉडिफाइड की 2024 में आ रही होती है। तो ये सब चीज़ें से पता चलता है कि कई क्वेश्चन डिलीट भी होते रहे हैं पहले, ठीक है। 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कई बार डिलीट हो जाते हैं। कई बार जो क्वेश्चन का आंसर आप हर सोर्स से सही मान रहे होते थे, उसका क्वेश्चन का आंसर बदल दिया जाता है। तो इस तरीके से चीज़ें कई बार चलती रहती हैं। तो 100% कुछ नहीं होता है ना, 100% की नीड है। अभी कट ऑफ के बारे में मैं इंसाइट दूंगा तो आपको पता चलेगा 100% की हमको ज़रूरत ही नहीं है। और 100% के पीछे अगर आप भागेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। पूरा पेपर कोई नहीं कर सकता है, पूरा पेपर ना किया जा सकता है, ना पास्ट में कभी किसी ने किया है, ना आगे कोई करेगा जो सिलेक्ट होगा। पूरा पेपर नहीं किया जा सकता है, ये माइंडसेट पहले ही बना लीजिए। पेपर में छपा हुआ हर क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि आपका कट ऑफ निकल जाए। कट ऑफ क्या रहता है उसका इक्वेशन अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। मेंस के लिए बेसिक क्लियर करके मैक्सिमम आंसर राइटिंग आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन प्री का पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद, मेंस का पूरा सिलेबस स्टडी करने के बाद आप आंसर राइटिंग में उतरेंगे तो ज़्यादा आपको लाभ मिलता है। पेड ग्रुप सिर्फ ज्वाइन करना काफ़ी नहीं है, सारे अपडेट आपको फॉलो करने हैं। जो स्ट्रैटेजी में सब बोला जा रहा है उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। डेली जो है आपको अभी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, 4 से 5 घंटे स्ट्रैटेजी। और फर्स्ट स्टेज में 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी अभी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पूरी। तो फर्स्ट स्टेज में जो है आपको 4 से 5 घंटे यहाँ पे पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। फिर सेकंड स्टेज में ड्यूरेशन बढ़ेगी, स्टडी आवर्स बढ़ेंगे, और थर्ड स्टेज में इसको हम अल्टीमेट लेवल तक ले जाएंगे। प्रैक्टिस रिसोर्सेज भी स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ही रहेंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विस द्वारा दी गई पेड क्विज, SCS का ही PYQ कंपाइलेशन, थोड़ा सा स्ट्रेस कर रहा हूँ मैं इस पर, SCS का ही PYQ कंपाइलेशन पढ़िएगा, क्योंकि PYQ कंपाइलेशन में बहुत झोलझाल चल रहा है मार्केट में। PYQ कंपाइलेशन की जो वॉल्यूम है वो इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, इतने नंबर ऑफ पेजेस बढ़ा दिए गए हैं, इररेलेवेंट क्वेश्चन उसमें भर रखे हैं, वनडे एग्जाम्स के, कई बार अदर स्टेट PCS के, यूपीपीएससी के क्वेश्चन के साथ मिक्स करके दिए जा रहे हैं उसमें, जो आपके काम के नहीं है, ठीक है। तो PYQ कंपाइलेशन सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ही पढ़ना है आपको। अदर PYQ कंपाइलेशन लाएंगे तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहेगा उसमें, और उसको कवर करने के चक्कर में कई सारा रेलिवेंट डाटा आपसे छूट जाता है। ये कई सारे लोगों ने पहले मुझे कहा है, हमारी टीम से डिस्कस करा हुआ है, इस वजह से सब चीज़ें हमने लिखना शुरू कर दिया है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस द्वारा दिया गया ही PYQ कंपाइलेशन आपके द्वारा स्टडी किया जाना चाहिए। इधर उधर का PYQ कंपाइलेशन आपको नुकसान कर सकता है। अदर प्रैक्टिस रिसोर्स क्या है? स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टेस्ट सीरीज और स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ही MCQ बैंक। आगे कंपाइलेशन लिस्टिंग हम कब देंगे, इसमें हमने डेट कमिट की हैं 28 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 28 सितंबर, 15 नवंबर, 22 नवंबर, 25 नवंबर, ठीक है। इन डेट्स पर आपको हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग मिल जाएंगी। 6th एडिशन, 6th वर्जन में आमूल चूल परिवर्तन जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम करेगी, और इस तरीके के परिवर्तन यहाँ पे किए जाएंगे जो डायरेक्टली आपको एग्जाम में फ़ायदा पहुँचाएँ। कई सारी चीज़ों को हम माइंड मैप्स के फॉर्म में, और जो जोग्राफी कॉन्सेप्ट है उनको मैप से लिंक करके इसमें बना रहे हैं। हमारी टीम लगातार मेहनत कर रही है अभी से। ये डेट आप देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि टीम उठेगी और बना देगी अक्टूबर में, ऐसा कुछ नहीं। टीम अभी से काम कर रही है। अभी क्या चल रहा है, मार्च चल रहा है, ठीक है। तो हमारी टीम बहुत आमूल चूल परिवर्तन करने वाली है 6th एडिशन ऑफ कंपाइलेशन में, जिससे आपको बहुत लाभ मिलेगा प्रीलिम्स में। तो अब बात कर ले रहे हैं 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी की, ठीक है। 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है अपनी तैयारी में। 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी क्या कहती है, ये सर ने लिख करके दिया है पैराग्राफ फॉर्म में, अभी मैं इसको और अच्छे तरीके से आपको बता दे रहा हूँ। 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी ये कहती है कि शुरुआत के 30 से 50 दिवस, 30 से 50, अब ये रेंज में इतना अंतर क्यों है? इतना अंतर इसलिए क्योंकि सभी का माइंड अलग अलग है, सभी का सिनेरियो अलग है। 50 दिन उसको लगेंगे जो पहली बार प्रिपरेशन के लिए उतरा है, 30 दिन उसे लग सकते हैं जो 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं बेसिक बनाने में, और कुछ लोग शायद लास्ट ईयर से शुरू कर रहे होंगे तो उनको 40 दिवस लग सकते हैं। तो ये रेंज है, मतलब 30 से 50 दिवस में आपको अपनी बेसिक बुक्स यहाँ पे कंप्लीट करनी है, जो यहाँ पे दी गई हैं ग्रुप में। आपको बेसिक बुक्स यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा नहीं दे दी गई हैं, जो ज़रूरी हैं वही वाली दी गई हैं। बेसिक बुक्स में NCERT की PDF है, वो तो फ्री वाली होती हैं सरकारी बुक्स, और कुछ समरी PDF है हमारी, उसको आपको पढ़ना है। प्री और मेंस की तैयारी एक साथ चालू करिए 3-4 महीनों तक,
ठीक है, मतलब पहले क्या करना है कि आपको बेसिक बुक समरी कंप्लीट करना है, फिर अगले 3-4 महीने आप प्री मेंस की कंबाइंड तैयारी करिए, मतलब कि प्री का जो स्टडी मटेरियल है वो रिवाइज करिए, जो आगे आपको मिलता रहेगा थोड़ा थोड़ा, वो रिवाइज करिए, और मेंस का आप स्टडी करिए मेंस वाले ग्रुप में। तो मेंस का आप कंटेंट पढ़ना शुरू करिए, GS 1 से लेकर 6 का, हिंदी का, ठीक है, निबंध का कुछ कुछ लिखना शुरू करिए। निबंध अगर मान छोड़ भी दें तो हिंदी का कम से कम टोटल जो कंटेंट है वो आपको पढ़ लेना चाहिए प्रीलिम्स की डेट से पहले, और आपको GS 1 से लेकर 6 तक के सारे नोट्स यहाँ पे कम से कम पढ़ लेने चाहिए, आपका सिलेबस पढ़ा हुआ होना चाहिए, तब आंसर राइटिंग यहाँ पे अच्छी चलेगी आपकी। जब तक आप सेकंड स्टेज के आखिरी हिस्से तक पहुंच रहे होंगे तब आपको फिर कंपाइलेशन लिस्टिंग मिल जाएगी 6th वर्जन, फिर आपको प्रीलिम्स तक यही पढ़ना पड़ेगा, फिर प्रीलिम्स के बाद लगातार फिर आंसर राइटिंग, ठीक है, और आपको उसमें फीडबैक मिलेगा। आंसर राइटिंग के बाद आप मेंस लिखिए, मेंस के बाद इंटरव्यू। ये है पूरा यहाँ पर 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी। मतलब टारगेट आप समझिए क्या है। टारगेट ये है कि शुरुआत में 30 से 50 दिवस यहाँ पर बेसिक ओवरऑल बेसिक प्रीलिम्स मेंस दोनों का बेसिक। फिर सेकंड स्टेज क्या है, मेंस की प्रिपरेशन, मेंस का जो स्टडी मटेरियल है उसकी स्टडी, और प्रीलिम्स का जो आपको थोड़ा थोड़ा मिलता जाएगा बचा हुआ, जैसे स्कीम हो गया, इन्वायरमेंट वगैरह हो गया, छोटे छोटे टॉपिक्स हो गए, आर्ट कल्चर हो गया, और आपका UPGK हो गया, ये पढ़िए आप, यूपी करंट अफेयर पढ़िए, मंथली करंट अफेयर पढ़ते रहिए, ठीक है, और साथ ही साथ मेंस का कंटेंट जो है, जो सिलेक्शन मटेरियल आपको मेंस वाले ग्रुप में दिया गया है उसको पढ़ना शुरू करिए, और हिंदी का पढ़िए। ऐसे अभी चाहे तो छोड़ सकते हैं, वो बाद में करिएगा क्योंकि उसमें रिसेंट टॉपिक्स कई बार आते हैं। तो इस तरीके से आपको करना है। GS 1 से लेकर 6 तक का कंटेंट सेकंड स्टेज में पढ़ा जाना है बेसिक क्लियर करने के बाद। तो GS 1 से लेकर 6 तक का ये कंटेंट मेंस वाला, और प्रीलिम्स वाला जो करंट अफेयर है, यूपी GK है, यूपी करंट अफेयर, ये वाला आपको पढ़ते हुए चलना है। हिंदी का टोटल कंटेंट आपको पढ़ के रखना है प्रीलिम्स से पहले, ठीक है, ये है यहाँ पे। 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी में जरा भी कंफ्यूजन है, आप बिल्कुल पेशेंस रखिए, अभी मैं और अच्छे तरीके से इसको ब्रेक डाउन करके बताऊंगा। पहले आपको PDF के बारे में बता दे रहा हूँ अभी क्या दिया गया है, तो और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। UPPSC में इस तरीके की पोस्ट होती हैं, कई लोग पूछा करते हैं, कई लोग इसको सर्च तो पहले से ही कर लिए होंगे तैयारी से पहले, लोग पोस्ट देखते हैं, तो इस तरीके से पोस्ट होती हैं, कई बार घट बढ़ सकती हैं, लेकिन लगभग ये पोस्ट आती हैं आपकी प्रवर अधीनस्थ यानी कि UPPSC अपर से। ये है कुल मिला करके बहुत सारी पोस्ट हैं। DMM DYSP के बारे में आप जानते हैं, कई सारे लेखा अधिकारी की पोस्ट, गन्ना निरीक्षक, कई सारी ऐसी पोस्ट हैं जिसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन भी लगता है नॉर्मल ग्रेजुएशन के अलावा। तो वो सब आपको तब पता चलेगा जब ऑफिशियल नोटिस आ जाता है कि कितनी वैकेंसी हैं, कौन कौन से में स्पेशल पोस्ट हैं, कौन कौन से में स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, ये सब आपको पता चलता है नोटिफिकेशन आने के बाद। तो इसके बाद आ जाते हैं सिलेबस पे। सिलेबस जरूर देखना चाहिए आपको, कोशिश करिए कि स्ट्रैटेजी PDF का प्रिंट लें या फिर ना लें, सिलेबस का प्रिंट ले करके अपने स्टडी रूम में या स्टडी डेस्क में जहाँ पर भी आप स्टडी करते हैं इसको अनथी कर लीजिए, वहाँ पे चिपका लीजिए। सिलेबस बेसिकली GS पेपर 1 का देखेंगे सबसे पहले, फिर CSAT का भी देख लेंगे ब्रीफली। GS पेपर 1 में इस तरीके से दिया गया है। अब सिलेबस की अगर बात कर लें, हम लोग कई सारे स्टेट पीसीएस का सिलेबस देखते रहते हैं, तो अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करने का तरीका है। जैसे UKPSC का सिलेबस हो गया, UKPSC का सिलेबस हो गया, उसमें बाकायदा लिख करके आता है कि एंशिएंट हिस्ट्री अगर आएगी तो उसमें किस रूलर के बारे में हमको स्टडी करना है, ठीक है। अगर मॉडर्न हिस्ट्री आएगी तो हमको किस ईयर से किस ईयर तक स्टडी करना है, जबकि UPPSC में ऐसा नहीं है। UPPSC का सिलेबस बहुत वेग तरीके से लिखा जाता है। जैसे इसमें अगर आप देखें, इसमें करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस लिखा हुआ है। इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि अवार्ड से क्वेश्चन आएगा कि जो है बुक्स एंड ऑथर से आएगा कि किससे आएगा। ये सब अंदाजा हमको PYQ से पड़ता है। PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसमें साउथ इंडिया की हिस्ट्री कवर करना है ज़्यादा कि नॉर्थ इंडिया की, ऐसा कुछ आपको पता लगेगा नहीं। इसमें भी जो अंदाज़ा पड़ेगा वो PYQ से पड़ेगा। थोड़ा सा अंदाज़ा ये पड़ जाता है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, दो टर्म लिखे हैं, इसका मतलब मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा कई बार क्वेश्चन आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री और अच्छे तरीके से हमको कवर करना है। ये मिथ भी बस्ट हुआ है कई बार। कुछ लोग पहले ये इसको पढ़ करके कंक्लूजन तक पहुंच जाते थे कि केवल मॉडर्न हिस्ट्री आप तैयार कर लीजिए, चाहे तो एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री छोड़ दीजिए, जबकि ऐसा नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस में हम पाएंगे कई बार उन लोगों को बहुत धोखा हुआ जिन लोगों ने सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री तैयार करके गए। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत कम उस साल पूछी गई थी, शायद 2020 का 21 का पेपर था, उसमें मॉडर्न से शायद 6-7 क्वेश्चन आए थे और ज़्यादातर क्वेश्चन एंशिएंट मिडिवल के आ गए थे, 20 क्वेश्चन करीब, ठीक है। तो तीनों पर ही फोकस करना है और सब कुछ अभी यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि कैसे आपको क्या क्या करना है। अभी मैं ओवरव्यू आपको बता रहा हूँ सिलेबस का, कि सिलेबस थोड़ा सा वेग तरीके से इसमें लिखा जाता है। जैसे कुछ चीज़ें तो हम इसमें देख लेते हैं, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हर बार लिखा जाता है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से क्वेश्चन भी आते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लिखा है तो इसकी अपडेट के बारे में, इसके बैकग्राउंड के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन आते हैं। पॉवर्टी इंक्लूजन से क्वेश्चन आते हैं।
सोशल सेक्टर इनिशिएटिव जो लिखा हुआ है, इससे कैसे क्वेश्चन आएंगे, इससे पूछी जाती हैं बेसिकली स्कीम्स। तो आप देखेंगे कि स्कीम टर्म कहीं पर भी मेंशन नहीं, लेकिन जब भी आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, स्कीम से हमेशा 2-3 क्वेश्चंस आते हैं। तो सोशल सेक्टर इनिशिएटिव का मतलब ही होता है गवर्नमेंट स्कीम ज़्यादातर, ये है यहाँ पे। तो इस तरीके से सिलेबस से बहुत ज़्यादा आपको नहीं पता चलता यूपीपीएससी में, पीवाईक्यू से ज़्यादा अंदाजा यहाँ पे पड़ता है। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी सब कुछ इसमें पूछ लेते हैं, ठीक है। और इंडियन पॉलिटी में राइट्स इशू, पंचायती राज सिस्टम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ब्रॉड फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया एंड इंडियन कल्चर, ये सब आता है। और फिर फाइनली इसमें लिख दिया गया है कि जितना भी सब्जेक्ट है उसमें उत्तर प्रदेश के स्पेशल रेफरेंस में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमको यूपी जीके भी कवर करनी पड़ती है और यूपी करंट अफेयर भी। सो ये है कुल मिलाकर आपका सिलेबस का ओवरव्यू। कुल मिलाकर बात ये है कि ज़्यादा नहीं पता चलता है, आपको पीवाईक्यू देखने से ही सिलेबस का अंदाज़ा पड़ता है यूपीपीएससी में। खैर, अब आ जाएंगे सीसैट सेक्शन पे। सीसैट में ये है सिलेबस। सीसैट में कोशिश करिए कि आप अपना कम से कम समय यहाँ पे दें और 33% को ही ट्राई करें। जो लोग ज़्यादातर सिलेक्ट होते हैं वो सीसैट पर बहुत नहीं ध्यान देते हैं। सीसैट का मतलब है आपको उसमें जैसे नाम है क्वालिफाइंग पेपर, तो आपको इसमें नाम मात्र ही ध्यान देना है कि क्वालिफाई हो जाए बस। तो सीसैट में 100 क्वेश्चंस होते हैं और 200 मार्क्स का पेपर होता है। आपको 66 यहाँ पे लाने होते हैं हर हाल में, और 66 के ऊपर जितने भी लाएंगे उससे कोई खास फ़ायदा नहीं मिलेगा, मतलब कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्वालिफाई करना यहाँ पे ज़रूरी है। तो जीएस पेपर 2 में सबसे पहले एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू क्लास 10th लेवल। जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं उनको बहुत लाभ मिल जाता है इसमें। आपने बीएससी किया हो मैथमेटिक्स से या फिर ओवरऑल आपका साइंस बैकग्राउंड मैथ्स के साथ रहा हो तो बहुत फ़ायदा इसमें उन लोगों को मिल जाता है। जनरल इंग्लिश का फ़ायदा इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए लोगों को मिल जाता है। हिंदी का फ़ायदा हिंदी में पढ़े हुए लोगों को मिल जाता है। तो मतलब कुल मिलाकर जिस भी स्ट्रीम से आप आते हैं उसका लाभ तो आपको मिलता ही है। एक आधे सब्जेक्ट और आपको ऊपर नीचे करना है और फिर आप उसमें आराम से क्वालिफाई कर जाते हैं। यूपीपीएससी में जो सीसैट क्लियर करने की यूएसपी है, जो लोग नहीं जानते हैं पहली बार दे रहे हैं, वो पीवाईक्यू ही है अभी भी। ये सच बात है, क्योंकि पीवाईक्यू अगर देखें आप लगातार जीएस पेपर 1 में तो ट्रेंड बदला है कि आप 2020 का पीवाईक्यू उठाएंगे, 2023 का उठाएंगे, बहुत अंतर देखने को मिलेगा। लेकिन जो सीसैट है उसमें बहुत अंतर नहीं देखने को मिलता। जैसे पीवाईक्यू आते थे 2018 में, वैसे ही 2023 में भी आया है, वैसे 2022 में भी आया, जैसे 16 में आया था। तो ज़्यादा ट्रेंड नहीं यहाँ पर सीसैट में नहीं चेंज होता है। तो सीसैट में आपको सबसे पहले सिलेबस देखना है, आपको टारगेट कर लेना है अपना सब्जेक्ट कि हम टारगेट करेंगे जनरल इंग्लिश पर और रीजनिंग पर, हम टारगेट करेंगे हिंदी पर और मैथ्स पर। इस तरीके से आपको पहले ही मन बना लेना है, उसी हिसाब से पीवाईक्यू सॉल्व करना है। बाकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हम यहाँ पर दिया करेंगे आपको, और कुछ कंटेंट भी यहाँ पर आपको तैयार करने के लिए मिलेगा हिंदी और इंग्लिश में और इंटरपर्सनल स्किल में। प्रीवियस ईयर कट ऑफ यहाँ पे देख लेते हैं, हमको टारगेट क्या रखना है, ये थोड़ा सा इससे क्लियर हो जाता है। तो कट ऑफ 2018 से यहाँ पर देखना शुरू करेंगे, क्योंकि यहीं से पैटर्न बदला था आपका। पहले पैटर्न अलग होता था जब जीएस के पेपर्स ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे, उससे उस कट ऑफ से हमको ज़्यादा सरोकार नहीं रखना है। 2018 के पीसीएस एग्जाम में जिसमें 900 प्लस पोस्ट आई थी, 126 नंबर यहाँ पर आपका कट ऑफ गया था आउट ऑफ 200। जीएस का पेपर जो है, जीएस पेपर 1, शायद मैं बताना भूल गया पैटर्न में, ये आपका 200 मार्क्स का होता है। जीएस पेपर 1 पेपर 200 मार्क्स का होता है। हालांकि क्वेश्चंस इसमें कितने आते हैं, 150 क्वेश्चंस आते हैं। ये थोड़ा सा अजीब सा इक्वेशन है, लेकिन यूपीपीएससी में ऐसा ही होता है। 150 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन मार्क्स यहाँ पर 150 नहीं होते हैं या 300 नहीं होते हैं, 200 होते हैं। 150 क्वेश्चंस में आपको 94.5 क्वेश्चंस यहाँ पे सही करने थे। 900 पोस्ट होने के बावजूद कट ऑफ यहाँ पर ज़्यादा गया था, क्योंकि पेपर थोड़ा सा ईजी साइड आया था। पिछले 6-7 सालों का सबसे ईजी पेपर 2018 वाला के भी हम लोग मान सकते हैं। फिर लगातार चीज़ें बदलती गई। पीसीएस 2019 का जो पेपर है, इसमें जो कट ऑफ गया था 150 क्वेश्चंस में से गया था 87.75 क्वेश्चंस यहाँ पे, यानी कि 117 मार्क्स यहाँ पे कट ऑफ गया था 200 में से। ठीक है, 117 यहाँ पे कट ऑफ आपका गया था। और जो कट ऑफ है ये वैसे तो पूरी लिस्ट इसमें होती है, लेकिन मैं यूआर का कट ऑफ आपको बता रहा हूँ जो कि हाईएस्ट होता है। तो यूआर के कट ऑफ के हिसाब से आप थोड़ा सा देखेंगे तो अच्छा प्रैक्टिस कर पाएंगे, अच्छा ओरिएंटेशन खुद को दे पाएंगे। वैसे तो आपकी जो भी कैटेगरी लगेगी उसमें कट ऑफ कम रहेगा, लेकिन यूआर का कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ। पीसीएस 2020 में कट ऑफ और गिरा था। ये यूआर का कट ऑफ मात्र 110 गया था 200 में से। 82.5 क्वेश्चन आपको 150 में सही करने थे। 2021 में 115 नंबर कट ऑफ गया। 2022 में कट ऑफ गया था 111 नंबर। ये ऑफिशियली डिक्लेयर किया हुआ कट ऑफ है।
टारगेट की बात करें तो मैं मोटे शब्दों में आपको बता दूं कि 100 से लेकर 105 करेक्ट क्वेश्चंस का आपको टारगेट रखना है नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद। नेगेटिव मार्किंग को कंसीडर करने के बाद आपको टारगेट रखना है कि आपके 100 से लेकर 105 क्वेश्चन सही हो। तो आप कहेंगे एग्जैक्ट नंबर क्यों नहीं बताया? एग्जैक्ट नंबर इसलिए नहीं बताया क्योंकि एग्जैक्ट नंबर हमको तब तक नहीं पता चलता जब तक मॉडिफाइड की नहीं आती। कई बार आप अपने नंबर कुछ और जोड़ते हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता, कई बार आप लोग दुखी हो जाते हैं। मॉडिफाइड आंसर की आयोग जारी नहीं करता है, मॉडिफाइड की पर रिजल्ट आता है। मॉडिफाइड आंसर की बहुत दिन बाद आती है, जब लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, लोग पोस्ट हो जाते हैं, तब जो है उस किसी पर्टिकुलर स्टेट पीसेस मतलब किसी पर्टिकुलर प्रीलिम्स की जो है आंसर की आती है। जैसे मान लीजिए 2021 की शायद लास्ट मॉडिफाइड की आई थी, 2022 की अभी नहीं आई है, 23 वाले की नहीं आई मॉडिफाइड की, ये शायद हमको 2025 में देखने को मिल सकती है। तो इसमें हमको लास्ट तक पता ही नहीं चलता कि कुछ सवाल सही थे हमारे या गलत थे। तो आपको 105 के अराउंड सही क्वेश्चंस का टारगेट रखना है। आपकी कैटेगरी अगर लगती है तो 100 सही क्वेश्चंस आप एकदम मान के चलिए आप कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो अगर आप छात्र हैं तो निश्चित तौर पर कर सकते हैं, अदर किसी का पता नहीं, क्योंकि हमारे स्टडी मटेरियल और पेड क्विज और पेड रिसोर्सेज से जो है 125 क्वेश्चंस जो है किए जा सकते थे लास्ट ईयर के पेपर में, और 113 किया जा सकता था उससे लास्ट ईयर के पेपर में, और 110 उससे पहले। तो इस तरीके से आप हमेशा ही 105 से ऊपर ही कर सकते हैं। 100 से 105 एक स्वीट स्पॉट है। इसके अराउंड अगर आपने सही क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद निकाल लिए तो निश्चित तौर पर आप अपना प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं और बिल्कुल दुविधा में नहीं रहेंगे प्रीलिम्स के बाद। प्रीलिम्स के बाद एक्चुअली क्या होता है कि एग्जाम जल्द होता है मेंस का, और अगर आप श्योर नहीं होते हैं तो अपना टाइम बहुत सा वेस्ट कर देते हैं जिसमें मेंस की प्रिपरेशन की जा सकती थी। जो लोग 100 के अराउंड स्कोर करते हैं वो सीधे मेंस में जुटते हैं और अपना टाइम वेस्ट करने से बच जाते हैं। यूपीपीएससी में किस सब्जेक्ट से क्या क्या आता है, कितने क्वेश्चंस बनते हैं, इसको देख लेते हैं। 2023 तक का हमने यहाँ पर लिखा है, 2024 वाला भी लिख सकते थे अगर 17 मार्च को पेपर हो गया होता। खैर, हिस्ट्री में अगर देखें तो एंशियंट मिडिवल से 15 क्वेश्चन इसमें देखे गए थे 23 में, 22 में यहाँ पे 15 क्वेश्चन, और जो है 2021 वाले में 8 क्वेश्चन इसमें आए थे, 2020 में 16 क्वेश्चन इसमें आए थे एंशियंट प्लस मिडिवल से। आप लगातार देख रहे हैं एंशियंट मिडिवल का वेटेज लगातार यूपीपीएससी आयोग ने बढ़ाया है, पहले कम रहता था। पहले मॉडर्न के ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, मॉडर्न के आते हैं 11 इधर 9 इधर, 11 इधर भी 6 इधर 9 इधर, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के हमारा काम हो जाएगा। ये सब मिथक में नहीं रहिएगा कोई अगर आपको पढ़ाए कि सिर्फ हिस्ट्री पढ़ लो मॉडर्न वाली उससे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप बहुत सारे क्वेश्चन लॉस करने का रिस्क नहीं ले सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी जिसमें ज़्यादातर करंट अफेयर क्वेश्चन आते हैं, ये 11 इसमें आए थे, 4 इसमें, 8 इसमें मोस्टली करंट अफेयर, 10 और 11 इसमें भी मोस्टली करंट अफेयर के सवाल थे। इकोनॉमी और इकोनॉमी करंट अफेयर के सवाल कैसे बनते हैं इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। इकोनॉमी स्टैटिक और इकोनॉमी करंट अफेयर से किस तरीके के प्रश्न बनते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड जो आपके प्रश्न देखने को मिल रहे हैं ये आपके इकोनॉमी स्टैटिक के सवाल हैं। इकोनॉमी स्टैटिक या कोर इकोनॉमी, बेसिक इकोनॉमी हम लोग कह सकते हैं, और ये है आपका इकोनॉमी करंट अफेयर। आप अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा इकोनॉमी या इकोनॉमी करंट अफेयर, थोड़ा बहुत पीवाईक्यू देखा तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसमें जैसे पूछा गया है कि एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी के लिए कौन कौन सी टेक्निक यूज़ की जाते हैं, कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं भारत में। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में कभी भी पॉवर्टी एस्टिमेशन इनकम पे आधार पर नहीं किया गया है। इनकम भारत में जो है वो सीजनल रही है काफ़ी वर्षों तक। आज़ादी के बाद कई सारे लोग सीजनल एम्प्लॉयमेंट पर रहते थे और बहुत लंबे समय तक एक साल में वो अनएम्प्लॉयड रहते थे। तो इस वजह से ज़्यादातर जो पॉवर्टी एस्टिमेशन किया गया वो हाउस होल्ड कंजम्पशन के आधार पर किया गया कि हमारे यहाँ पर लोग कितना कंज्यूम करते हैं, कितनी कैलोरी इनटेक करते हैं और कितना कंज्यूम करते हैं, हेड काउंट रेशियो के आधार पर यहाँ पर पॉवर्टी एस्टिमेशन किया गया। पर कैपिटा इनकम के आधार पर कभी एस्टिमेशन नहीं किया गया। आंसर बी है इसका। तो ये आपका क्या है, एक कह सकते हैं डेफिनेशन बेस्ड प्रश्न है या बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित प्रश्न है। सेकंड देखिए, इसमें कह रहे हैं कि किस इनमें से कौन सी कमिटी ने पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के आधार पर दिया था। तो ये अलग कमिटी ने दिया था। तो मतलब ये है कि ये चीज़ें बदलेंगी नहीं, ठीक है। मतलब अलग कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी थी जिस भी पैरामीटर पर, वो अभी भी वही रहेगी। भारत में पॉवर्टी एस्टिमेशन जिस मेथड को लेकर होता रहा है वो अभी भी वही रहेगा। तो ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है जो बदलेंगे नहीं। जो पास्ट की गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट इनिशिएटिव पूछे गए, जैसे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड, सेल्फ हेल्प ग्रुप, लिंकेज प्रोग्राम, किसान क्रेडिट कार्ड कब आया था, ठीक है, पुरानी योजना कोई कब आई, तो ये सब आ जाएगा स्टैटिक इकोनॉमी में। भारत में जेंडर बजटिंग कब से हो रही, 2005 से हो रही है। ये हो गया आपका क्वेश्चन स्टैटिक इकोनॉमी का, जो बदलेगा नहीं। और जो चीज़ें बदल रही हैं, लगातार बदल रही हैं, वो है इकोनॉमी करंट अफेयर।
जैसे इकोनॉमिक करंट अफेयर सवाल आए, ये बजट किससे बजट से पूछा गया, 2020-21 के बजट से, लेकिन आपके 2025 वाले एग्जाम में किस बजट से सवाल आएगा, 2025-26 वाले बजट से। ठीक है, तो ये है यहाँ पे डिफरेंस इकोनॉमी स्टैटिक और इकोनॉमिक करंट अफेयर में। तो यूपीपीएससी आयोग इकोनॉमिक करंट अफेयर के सवाल ज़्यादा पूछता है। जैसे ये 2021-22 के बजट से एसोसिएटेड इसमें पूछा कि किस मद पर कितना व्यय यहाँ पे निर्धारित किया गया था। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ फॉलोइंग आइटम, सब्सिडी पर, डिफेंस पर, इंटरेस्ट पेमेंट पर, शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज पर। ऐसे ही जैसे टोटल फर्टिलिटी रेट जो है NFHS 2015-16 के हिसाब से कितनी है, ये इसमें पूछी गई थी। हालांकि अब तो इससे कम हो चुकी है, 2.1 के अराउंड आ चुकी है। 2.1 को कहते क्या है, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी बोलते हैं, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। ये भी एग्जाम में आ चुका है। ये किस में आएगा, ये इकोनॉमी करंट अफेयर, ये इकोनॉमी स्टैटिक में आ जाएगा, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी की डेफिनेशन। तो जो डेफिनेशन बेस्ड सवाल हैं, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल हैं, जो बेसिक बैकग्राउंड बेस्ड सवाल हैं, वो सारे आ जाएंगे इकोनॉमी स्टैटिक में। और जो चीज़ें लगातार बदल रही हैं, नई स्कीमें आ रही हैं, नया बजट आ रहा है, नई अवधारणाएँ आ रही हैं, जैसे अमृतकाल की अवधारणा आ रही है, ठीक है, ये सब आ जाएगा इकोनॉमी करंट अफेयर में। हमारा जो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का जो लक्ष्य है वो शिफ्ट कर दिया गया है। पहले 2024 था, कोविड के आने से पहले, अब 2027 के अराउंड है। तो ये सब चीज़ें जो है आ जाएंगी इकोनॉमी करंट अफेयर में। जनरल साइंस और साइंस टेक में क्या अंतर होता है, इसको भी आप लोग क्लियर कर लीजिए। आपके प्रीलिम्स एग्जाम में साइंस टेक से भी क्वेश्चन आते हैं जो कि करंट अफेयर में कवर हो जाते हैं प्री स्पेशल वाली PDF से, और जनरल साइंस के सवाल हमारे कंटेंट से कवर होंगे। साइंस की आपको समरी अभी दी गई है, समरी आप पढ़िए, उससे जनरल साइंस के सवाल आपके कवर होंगे। और आगे जो लिस्टिंग कंपाइलेशन 6th वर्जन दिया जाएगा, उससे आपका जनरल साइंस के सवाल हल होंगे। जनरल साइंस में क्वेश्चन वही आते हैं जो बुकिश होते हैं, जो हम लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं। किसी भी मतलब केमिकल का फॉर्मूला क्या है, कौन कौन किससे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि जैसे कैरोसिन ऑयल में रखे जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज संबंधित सवाल। जैसे सोडियम की जो प्रॉपर्टी है अभी तक जो साइंटिस्ट ने खोज करी है, वही हमको पढ़नी है। ये हो गया बेसिक साइंस। मान लीजिए सोडियम का हमने कोई नया आइसोटोप खोज लिया या फिर कुछ ऐसा उसका नवीन एप्लीकेशन खोज लिया, वो सब है साइंस टेक्नोलॉजी। जैसे हमारे शरीर में पसीना बहता है, ठीक है, स्वेट एवोपरेट्स फास्टर इन ह्यूमिड क्लाइमेट, ये दिया हुआ है। तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि हमारा पसीना ह्यूमिड क्लाइमेट में सूखता नहीं है बल्कि और बढ़ता जाता है। ठीक है, और जैसे सेकंड दिया हुआ है यहाँ पे, ह्यूमन फील्स कंफर्टेबल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, यानी कि मानव को सुकून मिलता है गर्म और नम जलवायु में, जबकि गलत है। ठंडे और सूखे जलवायु में मानव को आराम मिलता है। जैसे एयर कंडीशन में आपको आराम मिलता है, क्योंकि ठंडा और सूखा रखता है वो। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो गए। तो ये हो गया बेसिक साइंस का क्वेश्चन। जबकि विजुअल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो पूछा गया था यूपीएससी में, ये आपका इमर्जिंग ट्रेंड्स पे आधारित है। विजुअल लाइट कम्युनिकेशन बहुत चर्चा में था उस साल, इस वजह से पूछा गया। जैसे इस समय चर्चा में क्या है, हर जगह GPT आप सुन रहे हैं। GPT का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ लें तो वो हो गया आपका साइंस टेक का सवाल। क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटिंग संबंधित है, क्लाउड कंप्यूटिंग संबंधित आपसे कुछ पूछ लें। ठीक है, आपसे पूछ लें कार्बन फाइबर्स के बारे में, ठीक है, नवीन जो मटेरियल आ रहे हैं उसके बारे में पूछ लें। अगर जैसे केवलार के बारे में पूछते हैं, तो केवलार तो बहुत समय से यूज़ किया जा रहा है, तो ये बेसिक साइंस हो गया। ठीक है, केवलार का यूज़ किस में होता है, बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने में। और पॉलीकार्बोनेट का यूज़ किस में होता है, बुलेट प्रूफ विंडो बनाने में। ये सब बेसिक साइंस है। लेकिन जो नवीन टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जैसे चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ, उसके बारे में आपसे कुछ पूछ लें, नए नए सेटेलाइट लॉन्चेस के बारे में पूछ लें, तो वो सब आ जाएगा साइंस टेक में। तो साइंस टेक आपका कहाँ से कवर होगा, ये कवर होगा मंथली करंट अफेयर से, प्री स्पेशल वाली से, और डेली करंट अफेयर वाली से भी आपकी अप्रोच बनेगी। और जबकि ये जो जनरल साइंस है, ये हमारे नोट से कवर होगा। तो इंडियन पॉलिटी से करीब आपके 22 सवाल आते हैं, 20 के राउंड आते हैं, कभी 16 रह जाते हैं, कभी जो है 20 आए हैं, लगातार 20 ज़्यादा आते रहे हैं, एक बार 26 आ गए थे। ठीक है, तो ये पॉलिटी वाला हो गया। फिर इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर देखें तो 20 के अराउंड सवाल इसमें भी आते हैं। 21 सवाल इस बार आए थे 23 वाले में, 18 इसमें आए थे, 16 इसमें आए थे, 16 और 18 सवाल इसमें ज्योग्राफी के। ठीक है, एनवायरमेंट इकोलॉजी के सवाल इसमें आते हैं 6 सवाल, कभी 8 सवाल, 4, 13 सवाल इसमें आए थे, 12 इसमें आए थे। तो 6 से लेकर 12 सवाल तक इसमें हो सकते हैं इन्वायरमेंट में। मतलब जब भी ज्योग्राफी का वेटेज कम होगा, इन्वायरमेंट का बढ़ेगा, ये समझिए आप। यूपी जीके, यूपी करंट अफेयर से करीब 6 प्रश्न इस पे आते हैं। 4 यूपी जीके के आए थे, 2 यूपी करंट के, इसमें यूपी बजट से 2, यूपी करंट अफेयर के 2, यूपी जीके से 4 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन करीब इसमें भी, 4 इसमें भी। इसमें एक ही सवाल आया था 2019 में, और काफ़ी बवाल भी हुआ था इस बात को लेकर के कि यूपी करंट अफेयर बहुत कम पूछा गया।
करंट अफेयर से जो आपका नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर है, जो हम आपको प्री स्पेशल वाली पीडीएफ दे रहे हैं, उससे कितने सवाल आते हैं ये समझिए। करंट अफेयर का मतलब यहाँ पे है जो प्री स्पेशल वाला पीडीएफ है उससे कितने आते हैं। 29 सवाल, 30 सवाल, 30 सवाल, 33, 28, 28 इस तरीके से है। और मिसलेनियस टॉपिक से भी काफ़ी सवाल आते हैं। 10 सवाल इसमें आए थे, 20 इसमें, 12 इसमें, 22 इसमें, 16 इसमें। तो ये मिसलेनियस टॉपिक से भी सवाल आते हैं। अब देखिए कुल मिलाकर बात यह है कि 3 स्टेज स्ट्रैटेजी के हिसाब से जो यहाँ पर पीडीएफ बताई जाएंगी उसको अगर आप पढ़ लेंगे तो आप अपना प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। अभी काफ़ी सारी पीडीएफ दी जानी बाकी है आपको अपडेट करके। अभी जो बेसिक दी गई है उसको स्टडी यहाँ पे करना जरूरी है आपको। प्री मेंस के टॉपिक्स के लिए जो इंपॉर्टेंट किताब होती है उसको समझिए। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री जो है, आधुनिक भारत का इतिहास, ये प्री मेंस दोनों के लिए जरूरी टॉपिक है। पॉलिटी राजव्यवस्था एम लक्ष्मीकांत की जो किताब है, ओनली सिंगल यही किताब है जो हमने रिकमेंड की है अपने पूरे कोर्स में, जो आपको अलग से लेनी है लक्ष्मीकांत की बुक, क्योंकि प्री के लिए तो है ही, लेकिन जीएस पेपर 2 में भी इसका काफ़ी अहम रोल है। आर्ट कल्चर कला संस्कृति सिर्फ मेंस में आता है। प्रारंभिक परीक्षा में जो पूछा जाता है उसके लिए हम फैक्ट कंपाइलेशन देते हैं, बहुत छोटा सा पीडीएफ, उसको आपको स्टडी करना पड़ता है प्रीलिम्स के लिए, और मेंस वाले ग्रुप में मेंस का कंटेंट मिलता है। भूगोल प्री और जीएस पेपर 1 में पूछा जाता है। फिजिकल ज्योग्राफी के ज़्यादा टॉपिक होते हैं जीएस पेपर 1 में। फिर इन्वायरमेंट इसमें पूछी जाती है जीएस 3 में। इसमें इन्वायरमेंट भी बेसिक नहीं आती है, एप्लीकेशन बेस्ड या करंट अफेयर बेस्ड आती है जीएस 3 में, और प्री में तो बेसिक आती है। साइंस की बात करें तो प्रीलिम्स में और जीएस 3 मेंस में साइंस टेक्नोलॉजी पूछी जाती है। करंट अफेयर के लिए सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस में जो दिया जा रहा है वही पढ़िए आप, प्री मेंस दोनों के लिए। बेसिक बुक की रीडिंग एक बार रिकमेंडेड है। देखिए बेसिक बुक कौन कौन सी है उसका पूरा एक लिस्ट ही बता दे रहे हैं हम यहाँ पे। सब्जेक्ट वाइज क्या कैसे पढ़ना है, जैसे फर्स्ट स्टेज की जो स्ट्रैटेजी है बेसिक में, उसमें कौन कौन सी बेसिक बुक पढ़नी है। बेसिक बुक जो दी गई है पेड ग्रुप में वही स्टडी करना है। 3 बेसिक बुक दी गई हैं हिस्ट्री के लिए, एक एंशिएंट की, एक मेडिवल की, एक मॉडर्न की, सिर्फ 3 दी गई हैं। और इसी वजह से ये फॉर्मूला बनाया गया। इसीलिए जैसे आप पहले बेसिक बुक पढ़िए, फिर पापा वीडियो चाहे तो देख सकते हैं कंसोलिडेट करने के लिए उसको, फिर समरी पीडीएफ पढ़िए। इतना आपको जो है जो फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में उतने में कर लेना चाहिए। फिर जब आप थर्ड स्टेज में आएंगे, कंपाइलेशन लिस्टिंग उसके लिए रेडी है, फिर आपको वापस इन तीनों को रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आई रिपीट, वो जो फर्स्ट स्टेज है उसमें बेसिक बुक आप पढ़ सकते हैं, चाहे तो पापा वीडियो देख सकते हैं, मतलब 2 में से एक काम करिए, या तो पापा वीडियो देख लीजिए या तो बेसिक बुक पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर समरी पीडीएफ आप पढ़ लीजिए। समरी पीडीएफ जो है रिकॉल करने के लिए, आपने चाहे पापा वीडियो देखा हो चाहे बेसिक बुक पढ़ी हो, समरी पीडीएफ से रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। फिर आप रिवाइज करते रहिए। सेकंड स्टेज में मेंस का कंटेंट पढ़िए, और जब थर्ड स्टेज आएगा एकदम प्रीलिम्स नज़दीक होगा, 90-100 दिवस पहले आपको कंपाइलेशन लिस्टिंग मिल जाएगी, उसको अच्छे से पढ़िए, तैयार करिए, ठीक है। ज्योग्राफी में क्या है, ज्योग्राफी में 6 से 12 का बेसिक बुक हमने यहाँ पे दिया है, जो कि जरूरी है, आपको देखना चाहिए। वैसे तो क्लास 9 से 12 इंपॉर्टेंट होता है, जो मोस्ट रेलिवेंट होता है, लेकिन एकदम जो लोग शुरुआत कर रहे होते हैं पहली बार, मेरा रिकमेंडेशन होता है, हमारी टीम का भी, कि आप 6 से पढ़िए। 6 से बहुत बेसिक चीज़ों से बताया जाता है। अर्थ क्या है, सोलर सिस्टम क्या है, वायुमंडल क्या है, कौन कौन सी गैसें प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, ये सब चीज़ें बहुत बेसिक से जब शुरुआत होती है तो आपको कॉन्सेप्ट अल्टीमेट लेवल तक पहुंचने में या फिर करंट अफेयर से उसको लिंक करने में आसानी होती है, ठीक है। तो ज्योग्राफी में 6 से 12 की बेसिक बुक हमने दी है, जो आसानी से कवर की जा सकती है, क्योंकि इसके वीडियोस भी बने हुए हैं, क्लास वाइज इसके वीडियो बने हुए हैं ज्योग्राफी के। आप पहले चाहे तो बेसिक बुक पढ़ लीजिए फिर वीडियो देख लीजिए, चाहे तो उल्टा कर सकते हैं, पहले वीडियो देख सकते हैं उस क्लास का और फिर आप बेसिक बुक पढ़ लीजिए। यहाँ पे 30 से 40 दिवस में ये इतना किया जा सकता है। हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी की बुक्स की जा सकती हैं। एम लक्ष्मीकांत थोड़ी बड़ी किताब है, इसमें भी ये रिकमेंडेड है कि 30 से 40 दिवस में जितने भी आप चैप्टर्स पढ़ पाएँ वो पढ़िए। पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत नाम से स्टडी फॉर सिविल की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसमें सारे इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स की समरी यहाँ पे कराई गई है। आम बोलचाल की भाषा में इसको समझाया गया है, क्योंकि बुकिश लैंग्वेज में लिखी गई है किताब एम लक्ष्मीकांत जी की, उसमें वकीलों वाली भाषा का प्रयोग किया गया है, जो कि कई बार जरूरी भी होता है जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। लेकिन उसको समझने के लिए आप पॉलिटी प्लेलिस्ट की सहायता ले सकते हैं। सारे चैप्टर्स नहीं कराए गए हैं प्लेलिस्ट में भी, जो जरूरी वाले हैं वो करा दिए गए हैं। पॉलिटी लक्ष्मीकांत जितना आप पढ़ पाएँ फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में उतना तैयार करिए, बाकी कंपाइलेशन लिस्टिंग जब मिलेगी तो प्रीलिम्स के लिए सफिशिएंट होती है। विज्ञान के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो पापा वीडियो है जो 45 आवर्स का है, उसको चाहें तो आप देख लीजिए, ठीक है। अगर हो पाए आपसे तो आप देख लीजिए फर्स्ट स्टेज में, अगर नहीं देख पा रहे हैं तो उसी की हमने समरी दे दी है, उसी पापा वीडियो की पीडीएफ समरी हमने दे दी है, ठीक है। उसके अलावा टॉप 600 एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन दे दिए गए हैं। इतना अगर आप कर लेंगे तो सफिशिएंट है। और साइंस टेक्नोलॉजी आपकी मंथली करंट अफेयर से कवर होता जाएगा, डेली करंट अफेयर से कवर होगा, और कंपाइलेशन लिस्टिंग आपको प्रीलिम्स के लिए मिल जाएगी थर्ड स्टेज के लिए साइंस में। आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही है।
एनवायरनमेंट पर्यावरण के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस की समरी पीडीएफ काफ़ी है, टॉप 400 क्वेश्चन हमने दिए हैं, इसकी भी कंपाइलेशन लिस्टिंग हम लोग देते हैं। एनवायरनमेंट में लिस्टिंग कंपाइलेशन से आपका प्रीलिम्स हो जाता है। बाकी एनवायरनमेंट के जो करंट अफेयर है वो आपके डेली करंट अफेयर और डेली के मंथली कंपाइलेशन में कवर हो जाते हैं। इकोनॉमी में क्या है कि क्लास 9th वाली किताब बस ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि इसमें पॉवर्टी वाले चैप्टर्स दिए हैं और पॉवर्टी आपके सिलेबस में भी स्पेसिफिकली मेंशन किया है। तो पॉवर्टी हो गया, और जो बेसिक इकोनॉमी है भारत की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके बारे में आपको काफ़ी कुछ इसमें क्लियर हो जाता है। ठीक है, और अगर आप 9th वाली पढ़ पाएँ तो ठीक है, अदरवाइज क्लास 9 से लेकर 12th तक की मैक्रो इकोनॉमिक्स की समरी हमने दे दी है, और इकोनॉमी की एक बेसिक कॉन्सेप्ट की पीडीएफ दे दी है, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट कवर कर लिए गए हैं कि जीडीपी क्या है, जीवीए क्या है, इन्फ्लेशन क्या है। कई बार आप लोग फंसते हैं बेसिक में कि ये जो इंडेक्स आते हैं तरह तरह के, 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा भारांक किसका होता है, बेस ईयर कैसे कैलकुलेट होता है, अलग अलग जो अवधारणाएं होती हैं डब्ल्यूपीआई की, सीपीआई की, वो क्या है, वो आपके इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट के कंपाइलेशन में कवर्ड है। इसको पढ़ डालिए आप। ठीक है, टॉप 200 इकोनॉमी के क्वेश्चन हैं, उसको लगा डालिए। इतना करिए आप फर्स्ट स्टेज में, और फिर आपको जो है नए बजट इकोनॉमिक सर्वे के नोट्स आपको मिल जाएंगे, उससे आपका इकोनॉमी करंट अफेयर वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। इसी वजह से मैंने इकोनॉमी स्टैटिक, इकोनॉमी करंट में पहले ही अंतर बता दिया था, जिससे आपको क्लैरिटी रहे कि कैसे कैसे क्या क्या कवर होगा। इकोनॉमी कंपाइलेशन अभी पढ़िए, लेकिन इसका 6th वर्जन भी 2025 के बाद ग्रुप में दिया जाएगा। करंट अफेयर के लिए हमने पहले ही बता दिया है। प्री स्पेशल जो है आप प्रीलिम्स के लिए पढ़िए, और यूपी करंट अफेयर आप पढ़ते रहिए। डेली करंट अफेयर जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग और ओवरऑल अवेयरनेस के लिए आपको ग्रुप में दिया जाता रहता है। मिसलेनियस के लिए क्या करना है, मिसलेनियस के लिए अपडेट करके अभी दे दिया गया है, लेकिन इसका कुछ डेटा अभी अपडेट होगा। जब इकोनॉमिक सर्वे 2024 वाला आएगा, कुछ डेटा इसमें बदला जाएगा, उसका अपडेट हम लोग आपको अलग से शेयर करेंगे, और पूरी मिसलेनियस की पीडीएफ भी अपडेट करके शेयर करते हैं। जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसमें दिया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे हेड बदल जाते हैं, नाटो में नया मेंबर ज्वाइन कर लेता है, ब्रिक्स के सदस्यों की संख्या माफ़ कीजिएगा जनवरी 2024 में बढ़ चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके के जो अपडेट्स होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हेड चेंज हो जा रहे हैं, उसका हेडक्वार्टर इधर उधर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को एंड किया जा रहा है, तो ये सब चीज़ें हम आपको अपडेट करके मिसलेनियस में देते हैं। यूपी स्पेशल के लिए यूपी स्टैटिक जीके की जो पीडीएफ है, यूपी जीके टॉप 500 अभी दे दिया गया है। बाकी यूपी गवर्नमेंट स्कीम वगैरह आगे अपडेट करके दिया जाएगा, और यूपी करंट अफेयर तो लगातार आपको दिया जा ही रहा है। ठीक है, ये वाली चीज़ हो गई। इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। अभी ये जो लास्ट में हम पढ़ेंगे कि किसको कितनी प्रायोरिटी पे रखना है, कैसे आप जो है कम पढ़ के ज़्यादा क्वेश्चन निकाल सकते हैं, एकदम लास्ट में आपको बताएंगे। ठीक, एग्जाम के समय ये टोटल 35 टेस्ट आपके होने हैं। इसका शेड्यूल यहाँ पे दिया हुआ है, 15 मई से शुरू होगा। तब तक आप अपना फर्स्ट स्टेज क्लियर कर चुके होंगे, सेकंड स्टेज का कुछ कुछ पढ़ रहे होंगे। जिस तारीख को टेस्ट होता है उस तारीख को रात 8 बजे पीडीएफ आपके ग्रुप में आ जाती है। शेड्यूल में कोई बदलाव होगा तो ग्रुप में पहले ही बता दिया जाता है, इस वजह से अपडेट जरूर फॉलो करते रहिए। बाकी मटेरियल ढूंढने में कोई समस्या हो रही है, कोई डाउट है, तो डिस्कशन ग्रुप में सबसे पहले पूछना होता है, और फिर भी अगर आपको कोई जवाब ना मिले विदिन 6 आवर्स या फिर 24 आवर हो जाए आपको कोई जवाब ना मिले, तो आप 7838692618 जो ज्ञान सर का पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इसका सहारा ले सकते हैं अपना डाउट पूछने के लिए। यूपीपीएससी 2025 के लिए जो 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी है, इसको एक बार फिर से हम लोग दोहरा ले रहे हैं, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे वीडियो के एंड में आते आते। 5 आवर्स अ डे का टारगेट रखना है। फर्स्ट स्टेज में 5 घंटे का टारगेट रखना है। जो हमने बताया सब कुछ कंप्लीट किया जा सकता है 30 से 50 दिवस में। आपकी कैपेसिटी के आधार पर आपको कम या ज़्यादा दिन इसमें लग सकते हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या है, सबसे पहले बेसिक बुक आपको कंप्लीट करनी है। 3 ही सब्जेक्ट की बेसिक बुक यहाँ पे बताई गई हैं, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की। साइंस वगैरह में आपको समरी पीडीएफ दी गई है। पापा वीडियो आप देख सकते हैं, उसे समझ बना सकते हैं, वही सफिशिएंट होगा। आपको डेली करंट अफेयर की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बनाने की ज़रूरत होगी। 30 से 50 दिवस अच्छे से पढ़िए, यहाँ पे नोट मेकिंग करिए उसकी, और अच्छे से उसको सिलेबस से लिंक करना सीखिए। अभी कैसे आप लिंक कर सकते हैं, डेली करंट अफेयर की नोट मेकिंग कैसे कर सकते हैं पीवाईक्यू एनालिसिस के साथ, ये सब मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। सेकंड स्टेज में क्या करना है कि स्टडी मटेरियल को आपको कवर करना है जो बचा हुआ है। बचा हुआ स्टडी मटेरियल मतलब इकोनॉमी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया। इकोनॉमी एनवायरनमेंट की जो समरी पीडीएफ है वो आप कवर कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कीम वगैरह जो देंगे, मिसलेनियस वगैरह पढ़ के रख सकते हैं। ठीक है, और अब आपको डेली करंट अफेयर पढ़ने में कम समय देना है, और कम समय आपका लगना शुरू हो जाएगा यहाँ से। मतलब जो आप करंट अफेयर 40 मिनट 45 मिनट में पढ़ रहे होंगे, आप हैबिचुअल हो चुके होंगे, तो इसको मात्र 20 मिनट में, 15 से 20 मिनट में आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको मेंस का जो स्टडी मटेरियल है उसको होलिस्टिकली पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। सेकंड स्टेज में 6 से 7 आवर्स इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है। 6 से 7 घंटे आप देंगे, मेंस का पूरा स्टडी मटेरियल आप पढ़ कर कंप्लीट कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का क्योंकि बहुत ज़्यादा दिया नहीं है,
जितना एग्जाम रेलिवेंट है वही दिया हुआ है मेंस ग्रुप में। फिर 6 मंथ का आपको प्री स्पेशल करंट अफेयर और यूपी करंट अफेयर यहाँ पर तैयार करके रखना है। ये टारगेट मैं बता रहा हूँ, जैसे कई लोग पूछते हैं क्या टारगेट रहना चाहिए। सेकंड स्टेज फिनिश होते होते आपका टारगेट रहना चाहिए कि जो प्री स्पेशल की प्रीवियस 6 मंथ के PDF हैं वो आपके तैयार हो चुके हों, और डेली क्विज प्रैक्टिस यहाँ पे शुरू हो चुकी होगी, वो आपको करने लगना है। और टेस्ट सीरीज बीच बीच हो सकता है कई सारी होने लगे। तो प्रैक्टिस आपकी कब से शुरू होगी? सेकंड स्टेज में शुरू होगी। फर्स्ट स्टेज जो है ये स्टडी गो स्टेज है। इसमें 5 आवर्स में आपको अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे डेवलप करनी है। आप पहले तैयारी कर चुके होंगे अलग अलग तरीके से, लेकिन फिर भी मेरा रिकमेंडेशन है कि आपको बेसिक यहाँ पे पढ़ना चाहिए, बेसिक की तैयारी यहाँ पे करनी चाहिए। थर्ड स्टेज क्या है? थर्ड स्टेज बहुत सिंपल है। कॉम्प्रिहेंसिवली यूपीपीएससी के PYQ आपको टॉपिक वाइज कवर करने हैं जो ग्रुप में दिए गए हैं। अच्छा, सेकंड स्टेज और फर्स्ट स्टेज में क्या कर सकते हैं? इन दोनों स्टेजेस में जो ईयर वाइज दिए हुए हैं ना, मतलब एक साल में जो पेपर छपता है वो ऐसा दिया होगा, उसको आप स्टडी करिए। उससे आपको इंसाइट मिलती है कि एक पेपर में कितने टफ, कितने इजी, कितने मॉडरेट क्वेश्चन बनते हैं। थर्ड स्टेज में जो टॉपिक वाइज PYQ है वो आप स्टडी करेंगे। पेड क्विज में कई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होने लगेगी, वो आप स्टडी करेंगे। MCQ बैंक यहाँ पे देखेंगे, टेस्ट सीरीज यहाँ पे करेंगे, और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करेंगे। बेसिकली ये जो थर्ड स्टेज है इसकी ड्यूरेशन रहेगी 30 डेज प्रायर टू एग्जाम। एग्जाम डेट जो भी अनाउंस होगी 2025 के लिए, जब लेटेस्ट कैलेंडर आएगा, उससे 90 दिवस पहले आपका थर्ड स्टेज एक्टिवेट हो जाना चाहिए। और सबसे ज़्यादा समय इसी में देना है, पर डे 8 से 9 आवर्स का आपको इसमें समय देना पड़ेगा, क्योंकि कंपाइलेशन लिस्टिंग का आप रिवीजन कर रहे होंगे 6 वर्जन वाले का, टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे, पेड क्विज लगा रहे होंगे, MCQ सॉल्व कर रहे होंगे, तो इसमें आपका ज़्यादा समय जाएगा। थर्ड स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में मेंस का फिर नहीं पढ़ेंगे, मेंस का फिर पढ़ेंगे प्रीलिम्स हो जाने के बाद। तो ये हमारा स्ट्रैटेजी का ओरिएंटेशन रहेगा। अब नोट मेकिंग कैसे करना चाहिए, कई सारे लोग इसमें पूछते रहते हैं। मैंने बार बार कहा है, ज्ञान सर ने बताया कि नोट मेकिंग आपकी एग्जाम रेलिवेंट होनी चाहिए। जो आपको एग्जाम के लिए रेलिवेंट लगे और एग्जाम के लिए रेलिवेंट हो, एक्चुअली वही नोट करना है। एग्जाम रेलिवेंसी में कई बार आप फंसेंगे कि सर हमने पढ़ा नहीं अभी इतना, कैसे पता चलेगा एग्जाम रेलिवेंट क्या है। तो उसी वजह से PYQ एनालिसिस यहाँ पे करनी होती है। PYQ एनालिसिस जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे एग्जाम रेलिवेंसी आपको पता चलती जाएगी। नोट मेकिंग देखिए इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव का मतलब ये है कि जैसे डेली करंट अफेयर आया, वो अगर आपका 12-13 पेज का है और अगर आप नोट मेकिंग कर रहे हैं 4-5 पेज में, तो वो इफेक्टिव नहीं है। नोट मेकिंग यहाँ पे लेस नंबर ऑफ पेजेस में होनी चाहिए, जो आपका कम टाइम कंज्यूम करे यहाँ पे। और कोशिश करिए कि जो चीज़ नोट करने की ज़रूरत नहीं है उसको ना नोट करें। जैसे मान लीजिए कोई टेबल है, टेबलर फॉर्म में हमने डेटा दे दिया है, ठीक है। जैसे आपका एग्जाम्पल है मंथली करंट अफेयर का जो PDF है, वो ऑलरेडी टेबलर फॉर्म में, MCQ फॉर्म में है, उसको क्यों आप बार बार नोट करें? उसको अगर नोट करना ही है तो ऐसा करिए कि उसको 3-4 पेज में आप ले आइए, 30 पेज की PDF में, तब तो इफेक्टिव है। अदरवाइज टेबलर फॉर्म में जो भी डेटा दिया हुआ है उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन से आप करिए। MTR मतलब यहाँ पर है मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। तो जहाँ जहाँ पर आपको लगता है मल्टीपल टाइम रिवीजन से काम बन जाएगा, वहाँ पर नोट मेकिंग आप अवॉइड कर सकते हैं। नोट मेकिंग की आपकी स्पीड बनेगी नोट करते करते, ठीक है। एकदम से नहीं होता, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। सो आपको थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस भी रखना पड़ेगा। पूरी तैयारी के दौरान पेशेंस बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। और कई बार आपको लगेगा कि अब तैयारी छोड़ देते हैं, लेकिन उससे आपको पुश बैक करके फिर से ट्रैक पे आना होगा, और फिर नोट मेकिंग करनी पड़ेगी, फिर मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और यही जो है नियति है। इसी पूरे चक्र से जो लोग गुजरते हैं और अपने आप को मजबूत रखते हैं, वो फाइनली जो है डेस्टिनेशन तक पहुँचते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते हुए नोट मेकिंग करनी चाहिए। अब थोड़ा सा मैं उदाहरण दे रहा हूँ इतनी बातें करने के बाद। नोट मेकिंग को ऑब्जेक्टिव नहीं, अपनी हैबिट बनाइए। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे करंट अफेयर आता है, या 8 मार्च का करंट अफेयर है, ठीक है। करंट अफेयर इसमें मान लीजिए अगर 13 पेजेस का है तो उसको एक पेज में लाने की कोशिश करिए। 12 या 13 पेजेस का है तो उसको एक पेज में आसानी से लाया जा सकता है। जैसे 14 पेज की PDF है, 2-3 पेज यहाँ पे प्रमोशन के हैं, 11 पेजेस में जो कंटेंट है एक लैंग्वेज में 5.5 पेजेस का है, मान के चल सकते हैं। उसको अगर आप एक पेज में ले आए तो वहाँ पे आप समझिए कि नोट मेकिंग आप करने लग गए। जैसे पहला है क्रॉस वोटिंग की जो समस्या है, अभी हाल में चर्चा में रही है। फेब मंथ में अलग अलग जगह पर देखा गया है कि राज्यसभा के जैसे वोटिंग चल रही है, राज्यसभा सदस्यों को जैसे भेजा जा रहा है अलग अलग पार्टीज़ के द्वारा पार्लियामेंट में। क्योंकि आपको पता है कि राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होता है, कौन इलेक्ट करता है? बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर इलेक्ट करते हैं राज्यसभा मेंबर्स को, राज्यसभा भेजते हैं अपनी अपनी पार्टी से। लेकिन वहाँ पर क्रॉस वोटिंग की समस्या आजकल देखने को मिल रही है। यानी कि जो पार्टी जिन नामों को प्रस्तावित कर रही है कि इनको हम राज्यसभा भेजेंगे, वहाँ के MLA अपनी पार्टी के MLA को राज्यसभा में वोट करने की जगह दूसरी पार्टी के MLA को कर रहे हैं, तो इसी को क्रॉस वोटिंग बोलते हैं।
अब इस पे जो है हमने पूरा यहाँ पे लिख के दिया, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्रॉस वोटिंग क्या है, क्या यहाँ पे देखा गया है। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ का क्या यहाँ पे प्रोविजन है, कैसे इसको इफेक्ट कर सकता है, क्या एंटी डिफेक्शन माना जाता है क्रॉस वोटिंग को कि नहीं माना जाता है, आर्टिकल 80 का क्या रिलेवेंस है, राज्यसभा का कंपोजिशन क्या होता है, कोर्ट रूलिंग इसमें क्या है। ठीक है, फेमस केस जो है सुप्रीम कोर्ट का कुलदीप नायर केस, इससे कैसे संबंध है, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई। वे फॉरवर्ड यहाँ पे लिखा गया। अब ये 2-2.5 पेजेस में आ रहा है पूरा न्यूज़। अगर हम एक लैंग्वेज में देखें तो करीब ये 1.25 पेज में आ रहा है, 1.25 पेज में। अब इसको कैसे आप नोट कर सकते हैं? तो वही मैंने बताया कि एक पूरा पेज जैसे है A4 साइज का, और आप उसमें पूरे एक दिन की न्यूज़ नोट करेंगे, तो ऐसे पेज का डिवीज़न करिए कि जैसे 6 न्यूज़ है तो A4 साइज के पेज के हमको 6 टुकड़े करने हैं और इसी में हमको नोट मेकिंग करनी है। तो जैसे क्रॉस वोटिंग है, इसकी नोट मेकिंग हमने यहाँ पर करी है। नोट मेकिंग में आप जो है इस तरीके से नोट करिए कि आप समझ जाएं, दूसरा समझ पाए या ना समझ पाए, आपको जिससे हैबिचुअल लगे, जो आपको हेल्प करे, वही अच्छी नोट मेकिंग है। जैसे मेरा ये मेथड कहता है कि आपको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए पूरे पेज का, इतना छोटा छोटा लिखो कि जूम करना पड़ जाए। क्रॉस वोटिंग है, क्रॉस वोटिंग क्या है पहले तो लिख दिया, पार्टी द्वारा उतारे गए कैंडिडेट के खिलाफ वोट देना दूसरी पार्टी कैंडिडेट को राज्यसभा इलेक्शंस में, या ये क्रॉस वोटिंग हो गई। एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत क्या आता है, क्लियर उत्तर लिखिए नहीं आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि ओपन बैलेट से हो रहा है तो पार्टी खुद ही जो है निर्णय ले सकती है उस कैंडिडेट के खिलाफ जो अपने ही पार्टी कैंडिडेट को राज्यसभा नहीं भेजना चाहता है। ठीक है, तो 10th शेड्यूल के प्रावधान इसमें लागू नहीं होते हैं। कुलदीप नायर केस में बेसिकली ये कहा गया था कि निर्वाचन जो होता है ओपन बैलेट से माध्यम से ही हो और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहा जा सकता। एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है क्रॉस वोटिंग संबंधित, 2003 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो मेंस में भी है हमारे सिलेबस में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में संशोधन किया गया था 2003 में। इसमें कहा गया था कि राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए उस व्यक्ति को उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मतदाता के रूप में दर्ज होना जरूरी नहीं है, जबकि पहले ऐसी अनिवार्यता होती थी कि जिस भी स्टेट से कोई कैंडिडेट राज्यसभा में इलेक्ट होने जा रहा है वो वहाँ पर वोटर के रूप में रजिस्टर्ड हो, लेकिन अब ये प्रावधान 2003 से हट चुका है। ठीक है, तो कुलदीप नायर केस में कहा गया था कि ये जो प्रावधान है जो हटाया गया है और ओपन बैलेट का सिस्टम राज्यसभा में जो वोटिंग होती है ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने वाली चीज़ है ओपन बैलेट, कौन किसको वोट दे रहा है ये पता चल जाता है ओपन बैलेट से, तो इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। अन्य जरूरी तथ्य आप नोट करें हर न्यूज़ के साथ, ये बहुत ज़रूरी है। मैं मानता हूँ कि कोई भी न्यूज़ है, कोई कॉन्टेक्स्ट है, उसके संबंध में जो स्टैटिक फैक्ट है उसका रिवीजन आप जरूर करिए। आर्टिकल 80 राज्यसभा से संबंधित है, राज्यसभा कंपोजिशन से परमानेंट हाउस होता है, 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। एक मेंबर का जो टेन्योर होता है वो कितना होता है, फुल टर्म 6 ईयर्स का होता है अगर उनकी डेथ ना हुई हो या फिर वो हटे नहीं। सरकार बनाने या गिराने में राज्यसभा की भूमिका नहीं होती, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है कलेक्टिवली लोकसभा के लिए उत्तरदायी होते हैं, राज्यसभा के लिए नहीं। तो ये सब चीज़ें हमने इतने छोटे में नोट कर लिए। ठीक है, हम अगर हम जूम आउट करें तो बहुत छोटा छोटा आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से आपको न्यूज़ नोट करनी होती है। थोड़ा बहुत करेंगे, शुरू में ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आप फिर बहुत जल्दी जल्दी ये सब बनाने लगेंगे, ये डायग्राम। बाकी और कुछ ज़रूरी बातें हैं कि ये ग्रुप अभी बना है, इस पे जो भी चीज़ें हैं ये आगे ग्रुप में भी मिलेगी, और आगे ग्रुप में जो भी नई एक्स्ट्रा इनिशिएटिव लिए जाएंगे वो प्रीवियस ग्रुप्स को भी मिलता है। तो जो भी लोग पहले से ग्रुप ज्वाइन करते हैं एग्जाम तक उनको हमेशा मैक्सिमम बेनिफिट होता है। बाद में जो लोग करते हैं क्रैश कोर्स के फॉर्म में करते हैं, फाउंडेशनल बैच को हमेशा ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, मतलब वैल्यू उन्हीं को ज़्यादा मिलती है, क्योंकि फ़ी तो वही देते हैं, आप जो फ़ी देंगे बाद में वो आपने अभी दी है। जैसे कई लोग 6 मंथ बाद भी ये ग्रुप ज्वाइन करेंगे 2025 का, वो भी उतनी फ़ी पे करेंगे और इतनी आपने की है, लेकिन आप पहले से हमारे साथ पढ़ रहे होंगे, हमारे साथ आप इंटरेक्ट कर रहे होंगे, अपने डाउट सॉल्व करवा रहे होंगे। डेली डेली आपको स्टडी करना है, और रेगुलरिटी कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। पेशेंस, रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी, परसिस्टेंस, यही सब जो बड़े बड़े शब्द हैं, इसको अगर आप इम्प्लीमेंट कर ले गए अपने स्टडीज़ में तो आप जो है कट ऑफ को पार कर ले जाते हैं बिना किसी दुविधा के। ठीक है, तो शुरू के 15 से 30 दिवस खाली ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इन चुने हुए सब्जेक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने पर फोकस करिए। इन्वायरमेंट हो गया, गवर्नमेंट स्कीम हो गया, यूपी जीके, यूपी करंट, ये सब अभी के लिए थोड़ा हॉल्ट कर दीजिए। डेली करंट अफेयर के साथ ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इन सबको जो है एकदम वैसे पढ़िए, एकदम बेसिक से, जैसे शुरुआत कर रहे हैं ABCD से पढ़ रहे हैं वैसे पढ़िए। इसमें 3 स्टेज की जो स्ट्रैटेजी है इसको फॉलो करने की पूरी कोशिश करिए और इसी से मैक्सिमम लाभ होगा।
कई सारे लोग जो फर्स्ट बैच में आए थे अपनी पहले स्टेज को ख़त्म कर चुके हैं और काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं। अब उनका डेली करंट अफेयर पढ़ने में उतना टाइम नहीं जाता जितना पहले जा रहा था। ठीक है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। इंप्रूवमेंट को डिस्कस कर सकते हैं आप, जो मंथली लाइव डिस्कशन होगा उसमें आपकी क्या इंप्रूवमेंट हो रही है उसको डिस्कस कर सकते हैं। जो भी खामियां आप फेस कर रहे हैं अपनी स्टडीज़ में उसको डिस्कस कर सकते हैं, उसका समाधान एडमिन के साथ मिलकर आप निकाल सकते हैं। बाकी कोई भी आपका फैक्चुअल डाउट है, कंसेप्चुअल डाउट है, उसको तो आप पूछते रहिए अपने डिस्कशन ग्रुप में। यूपीपीएससी का जो स्पेसिफिक फ्लेवर है उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, उसी के हिसाब से पूरा कंटेंट यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है, उसी के हिसाब से हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेस हैं। पेड क्विज अभी शुरू नहीं किया गया है लेकिन जल्दी शुरू होगा और उसमें फिर रेगुलर बेसिस पर क्वेश्चंस कराए जाएंगे। अभी उसमें मैं कुछ वीडियोस डाल रहा हूँ कॉन्सेप्ट के, उसको देखते रहिएगा। पीवाईक्यू जरूरी है लेकिन पीवाईक्यू पूरा स्टडी मटेरियल नहीं है। पीवाईक्यू कंपाइलेशन पढ़ लो, प्रीलिम्स निकल जाएगा, ये सब चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं। पीवाईक्यू से क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन सिलेबस की तैयारी के लिए पीवाईक्यू का महत्व अभी भी है। सिलेबस की तैयारी करिए आप पीवाईक्यू से, पीवाईक्यू रिपीट नहीं होते। पीवाईक्यू रिपीट होंगे कि नहीं ये सब अब ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पीवाईक्यू नहीं रिपीट होते हैं ज़्यादा, लेकिन सिलेबस तैयार करने के लिए पीवाईक्यू की अहमियत अभी भी है। प्रीलिम्स में आपको लग रहा होगा काफ़ी सारा कंटेंट है, इतना सब कुछ याद कैसे रहेगा? देखिए, याद नहीं करना होता है, आपको क्वेश्चंस के आंसर पहचानना है प्रीलिम्स वाले एग्जाम में। ये सब चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा ग्रुप में ही, किस तरीके से आप इफेक्टिव लर्निंग कर सकते हैं, हमारा टारगेट क्या है। लेकिन ये बात अभी से मन में बैठा लिए। कई सारे लोग एकदम से बड़े वेग क्वेश्चन पूछते हैं कि ये सब कैसे याद होगा। क्या आपको लगता है जो लास्ट टाइम सेलेक्ट हुए थे उनको सब याद रहा होगा? उत्तर है नहीं। क्या याद करना एग्जाम की डिमांड है? उत्तर है नहीं। पढ़ाई करना और जिस तरीके से हम बता रहे हैं उसी हिसाब से पढ़ाई करना एग्जाम की डिमांड है। और अगर आप इस तरीके से 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, सब कुछ जितना जरूरी है वो याद रख भी पाएंगे और एग्जाम में क्वेश्चंस भी निकाल पाएंगे सही। फर्स्ट स्टेज के बाद जो लोग मेंस का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, मेंस का ग्रुप ज्वाइन करके स्टडी मटेरियल जरूर पढ़ लीजिएगा। एटलीस्ट आंसर राइटिंग चाहे तो आप करिए, अगर आपके पास अच्छा सा खासा समय बच रहा है, आप मेंस का स्टडी मटेरियल पढ़ने के बाद आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं 120 दिवस की, और मेंस के लिए मजबूत हो सकते हैं। लेकिन कम से कम सेकंड स्टेज तक आपको GS 1 से लेकर 6 तक का और हिंदी का पूरा स्टडी मटेरियल जरूर पढ़ के रख लेना चाहिए। ठीक है, ये टारगेट जरूर रखना चाहिए आपको। बाकी 9000 वाले ग्रुप में जितना हमने प्रीलिम्स का बताया वो कमिटमेंट है। मेंस वाला जो है नहीं मिलेगा, मेंस के लिए आपको अलग से ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, उसी में जो है मेंस का पूरा कंटेंट मिलेगा, GS 1 से लेकर 6 तक का और हिंदी का और ऐसे का जो भी है वो मेंस वाले ग्रुप में ही मिलेगा। जो भी मेंबर्स 9000 वाले फुल पेड ग्रुप में हैं उनको डाउट डिस्कशन का भी सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा। आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं सिलेबस संबंधित। डायरेक्टली स्टडी फॉर सिविल सर्विस द्वारा अपॉइंटेड एडमिन से आप अपने डाउट डिस्कस कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आपको फैक्चुअल डाउट है, आपको किसी हिस्ट्री के इवेंट की डेट नहीं समझ में आ रही है, आपको कोई कॉन्सेप्ट करंट अफेयर का नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई भी आपका डाउट है आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। एडमिन उसमें विदिन 6 आवर्स रिप्लाई करते हैं, वर्किंग आवर्स में, यानी कि सुबह में जैसे मैंने बताया 9-10 बजे से लेकर रात के 9-10, 11-12 बजे तक भी अगर आप पूछेंगे आपका डाउट विदिन 6 आवर्स सॉल्व किया जाता है। बाकी अगर आप पेड स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में हैं, टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में हैं, करंट अफेयर वाले ग्रुप में हैं, आपको कोई डाउट लग रहा है तो यहाँ पे भेज सकते हैं। विदिन 24 आवर यहाँ पर भी आपका डाउट सॉल्व करने का प्रयास किया जाता है। ज्ञान सर का पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप वॉइस मैसेज नहीं भेज सकते हैं, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से यहाँ पर बातचीत की जा सकती है। अब आपको वीडियो नंबर 2 देखना चाहिए। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने क्लियर कर दी हैं। बाकी आपका कोई डाउट बचता है तो आप जो है डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं डायरेक्टली एडमिन से, और लाइव डिस्कशन होगा उसमें पूछ सकते हैं। वीडियो नंबर 2 आप देखिए, पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें वाला।